टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज फॉर योर बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, तुम्हारे पास बस आज का आधा दिन और कल का दिन है, तुमने अगर इन केस स्टडीज को सॉल्व कर लिया और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ लिए जो भी तुम्हें आंसर्स में मिल रहे हैं, तुम्हारा बीएसटी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तुम इजीली आउट ऑफ 80 70 प्लस स्कोर कर लोगे। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन पेपर देकर आओगे सिर्फ एक हार्ट ड्रॉप कर देना कि मैम जो आपने पढ़ाया वही सारी चीजें पेपर में आई, और तुम देखना कि मेरे इन 50 केस स्टडीज में तुम्हें इसी टाइप की केस स्टडीज पेपर में देखने को मिलेंगे। हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज फॉर बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जामिनेशन, जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है और तुमको पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑलरेडी हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छी से कर ली। आज तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस है। मेरे चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड होंगी, लाइक पेपर प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं। साथ ही कल हमारा आफ्टरनून जैसे ही 12 बजता है वैसे ही हमारा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सो हम लोग लाइव क्लास में मिलकर 100 एमसीक्यू के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, हाईली एक्सपेक्टेड, जो कि बोर्ड्स में आएंगे। सो हमने पीवाईक्यूज एनालाइज कर करके ये 100 एमसीक्यूज निकाले हैं, जो पैटर्न हर साल रिपीट हो रहा है। सो कल की क्लास के लिए स्टे ट्यून्ड। तुम्हें चाहिए कि जैसी लाइव क्लास आए वैसे ही तुम्हें जाकर नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द नोटिफिकेशन बेल की तुम्हें एज सून एज आई अपलोड द वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि तुम्हें लास्ट के एक दिन के लिए और क्या चाहिए दैट कैन इंक्रीज योर मार्क्स इन बीएसटी पेपर। Let's start with top 50 most important case study questions for your exam. ठीक है, चलो starting with question number 1. Top management plans for the entire organization. According to these plans, the organization structure is developed and staffed in order to ensure that these plans are executed according to plans. ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये सारा प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है अकॉर्डिंग टू प्लान्स। डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड, इसके लिए डायरेक्टिंग करना पड़ता है। एनी डिस्पेरेंसीज, कोई भी डिस्पेरेंसीज बिटवीन एक्चुअल एंड रियलाइज्ड एक्टिविटीज आर देन टेकन केयर ऑफ एट द स्टेज ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, बोल रहा है अगर कोई भी डिस्पेरेंसीज होता है, डेविएशन आता है, तो वो हम कंट्रोलिंग में देखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस हाईलाइटेड अबव। बोल रहा है बताओ कौन सा प्रोसेस हाईलाइटेड अबव है जो कि प्लानिंग पे स्टार्ट होता है। बच्चों देखो, प्रोसेस पूछ रहा है, ठीक है, प्रोसेस, फंक्शन नहीं, प्रोसेस जो कि स्टार्ट होता है प्लानिंग पे। ठीक है, एंड इम्प्लिसिट और एरिटेंट है, मतलब कि इम्प्लिसिट है, इनहेरिटेड है, विच स्टार्टेड एट द प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग स्टेज पे स्टार्ट होता है, और इम्प्लिसिट है, इनहेरिट which started at the planning stage. प्लानिंग पे स्टार्ट होता है, इम्प्लिसिट है, इनहेरेंट है, हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सब में चल रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। बच्चों क्या है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब केस स्टडी आया है बी, 3 मार्क्स पे आएगा, लिखेंगे क्या? यू जस्ट हैव टू राइट डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? Coordination act is a binding force between all the different functions of the organization. जितनी भी चीज़ें हम करते हैं ताकि सबका efforts एक common जगह पे आए। We integrate the efforts of all our employees. Everything is in a binded place. अब एक जगह आकर हम सारा काम करते हैं। तो basically coordination helps in synchronizing of different departments and activities at one common place by integrating their efforts in order to achieve the common organizational goal. Definition लिखोगे, उसके features लिख देना 2 से 2 से 3 फीचर्स लिख देना। ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस लिख देना। 3 पॉइंट में अपने आंसर को तुम कंप्लीट करोगे। दिस इज हाउ यू सॉल्व केस स्टडी। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके फीचर्स एंड फिर इंपॉर्टेंस, और तुम केस स्टडी देखोगे कैसे? कीवर्ड्स हाईलाइट करके, जैसे कि वो बोल रहा था ना, इम्प्लिसेंट और इनहेरेंट था हर एक फंक्शन में, हर एक प्रोसेसेस में। सो बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बट अब देखो, हमेशा पहले बच्चों हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर केस स्टडी पढ़ेंगे। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या पूछ रहा है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, जो कि बनवारी लाल अपने ग्रैंडसन को बोल रहे हैं फॉलो करने, और तुम्हें इसका 2 रीजंस बताना है कि व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एन इनडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बनवारी लाल एक क्लॉथ मर्चेंट है करोल बाग में। उनके जो ग्रैंडसन्स है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको कि हमें अपने बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहिए ब्राइडल वेयर के लिए। ठीक है, बनवारी लाल हैज अग्रीड बट ऑन द कंडीशन दैट दे विल फॉलो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ही हैज ऑलवेज फॉलोड। वो बोल रहे हैं कि मैं करूंगा, ब्राइडल वेयर पे भी आऊंगा, लेकिन हम वही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करेंगे जो मैं हमेशा से फॉलो करता आ रहा हूं। ठीक है,
विच हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन कीपिंग ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस ट्रैक्ड होता है और हम इंश्योर कर पाते हैं कि एक्टिविटीज हमारे एक सेट स्टैंडर्ड्स में हो इन एडवांस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव। तो बच्चों यहाँ पे क्या बात हो रही है कि सारी चीज किस में हो, सबसे पहला तो ट्रैक में हो और हम एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करें। सो दिस फंक्शन हियर हाईलाइटेड इज कंट्रोलिंग। कौन सा फंक्शन है बच्चों? ये कंट्रोलिंग, ठीक है, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, देखते हैं सारी काम सही से हो रही है नहीं हो रही है, प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। लिस्ट एनी 2 रीजंस व्हाई इट इज कंसिडर्ड, ये क्यों कंसिडर किया जाता है इंडिस्पेंसिबल फंक्शन। बच्चों इसमें तुम्हें इंपॉर्टेंस लिख देने हैं कंट्रोलिंग की, बुक में तुमने इंपॉर्टेंस देखे है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंस आ जाएंगे बच्चों? हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, गोल अचीवमेंट हो गया। तुम बुक से इन ब्रीफ लिखना, मैं तो अभी डिस्कस कर रही हूँ ना, मैं इन ब्रीफ तुम बुक से पूरा डिफाइन करके आओगे, एक्सप्लेन करके। गोल अचीवमेंट हो गया, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स हो गया, ठीक है, ये भी लिख सकते हो तुम, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स हो गया, ठीक है। या तो फिर तुम्हारा बच्चों हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे बच्चों तुम्हारे को इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, तुम उसमें से ही कोई 2 से 3 इंपॉर्टेंस लिख कर आना और उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लोगे तो लिख तो आराम से लोगे, ठीक है। अब देखो, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन प्रमोशनल टूल। कौन सा प्रमोशनल टूल डिस्कस किया गया है अबव? द रीजन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्दी प्रोडक्शन लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ ड्रिंक्स टू सीरियल मेड, ठीक है, फ्रॉम मिलेट्स। दे वर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी will have to communicate to the people the benefits of eating millets. For this purpose they plan to sponsor various events. वो अलग अलग events कर रहे हैं जैसे मैराथन्स, और लोगों को encourage कर रहे हैं to switch to healthy eating through newsletters. बच्चों यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है? newsletters की। newsletters बच्चों तुम्हारा कौन सा प्रमोशन में यूज किया जाता है? एडवर्टाइजिंग में? नहीं। पर्सनल सेलिंग में? नहीं। उसके बाद क्या आता है? हाँ, पब्लिक रिलेशन में? हाँ, पब्लिक रिलेशन में हम न्यूज लेटर का यूज करते हैं। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? पब्लिक रिलेशन, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लेन अदर 2 प्रमोशनल टूल्स, और 2 तुम्हें एक्सप्लेन करना है, तो एक तुम एडवर्टाइजिंग लिख सकते हो और दूसरा तुम क्या लिख सकते हो? पर्सनल सेलिंग। एक एडवर्टाइजिंग और दूसरा पर्सनल सेलिंग, ठीक है। दैट कैन बी यूज्ड बाय कंपनी अपार्ट फ्रॉम द वन डिस्कस्ड अबव। पब्लिक रिलेशन के अलावा और 2 क्या? एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, रीता शर्मा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन्यूमरेट द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, तुम्हें राइट्स बताना है कंज्यूमर का, विच रीता शर्मा वाज एबल टू एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। रीता शर्मा के साथ आई गेस कुछ प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने कौन सा राइट एक्सरसाइज किया? रीता शर्मा हु वर्क्स एज अ गार्ड इन अ स्कूल परचेज 2 शर्ट्स फॉर 460 ईच फॉर हर सन। व्हेन शी वेंट बैक होम, उन्होंने शर्ट परचेज किया अपने बच्चों के लिए 460 रुपए का। जब वो घर गई तो उन्हें पता चला कि जो साइज है वो छोटा आ गया, ठीक है। वो वापस से गई उस दुकान में, उन्होंने बोला कि मेरे पैसे वापस कर दो या फिर एक्सचेंज कर दो टी शर्ट को सही साइज के साथ। बट जो स्टोर ओनर था वो उसने रिफ्यूज कर दिया कि ना ही हम रिटर्न करेंगे ना ही एक्सचेंज करेंगे। रीता शर्मा वाज डिसहार्टेंड। उनके फ्रेंड ने उनको एडवाइस किया कि वो सेवा सदन जाए और वहां एक ऑटोनमस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के प्रोटेक्शन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए। द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्ड हर बाय एक्सप्लेनिंग टू हर द लीगल प्रोसीजर। ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें एक्सप्लेन किया लीगल प्रोसीजर, तो मतलब एडुकेट किया। यहां से तो तुम्हें एक चीज पता चली, क्या चीज पता चली? राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, क्योंकि रीता को एडुकेट किया गया कि उनके राइट्स क्या है, ठीक है। तो ये तो एक राइट एक्सरसाइज हुआ। एज वेल एज एडुकेटेड हर अबाउट द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर एंड हेल्प हर इन फाइलिंग द कंप्लेंट एंड गेटिंग रिलीफ। देखो उन्हें रिलीफ मिला बच्चों, रिलीफ मिल रहा है मतलब राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट टू सीक रेड्रेसल, ठीक है। चलो देखते हैं और भी आगे है क्या कुछ। विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रीता वाज एबल टू गेट हर मनी बैक, ठीक है, मतलब राइट टू सीक रेड्रेसल। और बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब गीता ने अपने फ्रेंड को बताया, ठीक है, तो उसने उसको बोला सेवा सदन जाने, तो यहाँ पे क्या हुआ? राइट टू इन्फॉर्म्ड,
रीता को इन्फॉर्म किया गया कि भाई तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हुआ है और तुम्हें हक था कि तुम्हें सारी डिटेल्स बताई जाए। तो ये 3 एक्सरसाइज रीता एक्सरसाइज कर रही है, तो तुम्हें इसके बारे में लिख कर आना है, इनको एक्सप्लेन करना है। ओके, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ पायोनियर प्रपोजल टू लॉन्च अ सिंगल डेबिट कम क्रेडिट कार्ड टू इंक्रीज द ईज एंड यूसेज ऑफ कंज्यूमर्स बाय कोटिंग द लाइन्स आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरमेंट। बच्चों बिजनेस एनवायरमेंट के तुम्हें 2 पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। The card which will be called the National Mobility Card will have unique advantages for making payments in metro, buses, parking। एक नया कार्ड बना रहे हैं जिनका कुछ बहुत सारा यूनिक एडवांटेजेस है मेट्रो, बसेस, पार्किंग में ट्रांजैक्शन को इजी बनाने के लिए। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज मेगा बैंक ने डिसाइड किया कि वो मेगा मोबिलिटी कार्ड करेंगे। मतलब गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रपोजल रखा, फिर ये कंपनी है तुम्हारी मेगा बैंक, ठीक है, इन्होंने बोला चलो ये कार्ड बनाते हैं, ठीक है, सो दैट दे कुड बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी। अब ये क्या बोल रहे हैं, हम पहले बना देंगे तो हम फर्स्ट रहेंगे अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे तुम्हारा बच्चों कौन सा इंपॉर्टेंस आया, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है, इज इट क्लियर। उसके बाद इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस दे लेड डाउन अ प्लान। अब देखो इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस तुम्हें यहीं से पता चल जा रही है, तो दूसरी क्या फीचर है, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ा इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, बट एक बार हमेशा दोबारा से रीड कर लेना है सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग, ठीक है। कि वो हायर करे ज़्यादा लोगों को ताकि वो और अच्छे से काम कर पाए, गाइडलाइंस दे पाए टू ट्रेन देयर सेल्स फोर्स टू मेक मार्केट न्यू कार्ड फैसिलिटी बीइंग लॉन्च्ड बाय द बैंक, ठीक है। सो दो क्या क्या फीचर्स आ गए लिख लेना अच्छे से, ठीक है। Infocom has diversified itself into several product lines: telecommunications, engineering, financial services. Each subsidiary is self-sufficient with their own administrative functions, propagating the belief that people can assume the responsibility for the effective implementation of the decision should be given autonomy. मतलब बेसिकली क्या बात हो रहा है, इन्फोकॉम ने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दिया अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस में, ठीक है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, और हर एक सब्सिडियरी जितने भी वहाँ सब्सिडियरी है सब सेल्फ सफिशिएंट है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को लेकर, प्रोपोगेट करने को लेकर, बिलीफ को लेकर, मतलब सब अपने अपने डिसीजंस ले सकते हैं। एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है, डिसीजन के लिए। दिस हैज रिड्यूस द नीड फॉर डायरेक्ट सुपरविजन, और इससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट सुपरविजन करना नहीं पड़ रहा है, टॉप लेवल का थोड़ा रिलीफ हो गया है और फ्लेक्सिबिलिटी, इनिशिएटिव और फास्टर डिसीजन मेकिंग हो पा रहा है। द ऑर्डर्स ऑफ कस्टमर्स, ऑर्डर भी कस्टमर का डिले नहीं हो रहा और एज अ रिजल्ट गुड पॉलिसी डिसीजन हो पा रहा है टॉप मैनेजमेंट का। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बोल रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, कौन सा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम डिसीजन मेकिंग पावर, अथॉरिटी हर एक लेवल में बांट देते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। Name and briefly explain a suitable framework for the company within which the managerial and operating tasks are to be performed, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है कि एक फ्रेमवर्क बताओ जिसमें हम मैनेजेरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म करते हैं। मैंने तुम्हें वन शॉट में रटवाया था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। तो आंसर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और तुम्हारे कौन से 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, पहला फंक्शनल और दूसरा डिविजनल। पहला क्या आता है, फंक्शनल, और दूसरा क्या आता है बच्चों, डिविजनल। पहला फंक्शनल, दूसरा डिविजनल, ठीक है, ठीक है। बिफोर दिस बच्चों आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। अभी तुम्हारे CUET एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी परसों तुम्हारे बिजनेस स्टडीज का भी पेपर है। सो बिजनेस स्टडीज पेपर और CUET का एग्जाम में BST का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस करना नहीं पड़ता है। तो क्यों ना एक तीर से 2 निशाने मारे, और ऐसा करने के लिए आई हैव वन बेस्ट साइट फॉर यू एंड द साइट इज DU Buddy। बच्चों DU Buddy की साइट में ना तुम्हें मोर देन 4 ईयर प्लस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं तुम्हारे CUET एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। बट दी अभी तो आपने बोला कि इससे बोर्ड्स के भी MCQ सॉल्व कर सकते हैं, बोर्ड्स के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड्स में भी तो तुम्हें वही सारे चैप्टर्स देंगे जो तुम्हें CUET में देंगे, तो सिलेबस तो सेम है। तो अगर तुम्हें MCQs में कॉन्फिडेंस नहीं है, लगता है यार मेरे तो MCQs में मार्क्स कट जाते हैं, और MCQ ना एक बहुत अच्छा तरीका होता है कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने का और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके कीवर्ड्स
पढ़ने का जिससे तुम बड़े बड़े केस स्टडीज भी पढ़ लो। तो इसके लिए डीयू बडी के साइट पे बच्चों तुम्हें मिलते हैं मोर देन 4 ईयर से भी ज्यादा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जिससे तुम्हारा 30 to 40% सीयूईटी का पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आता है। इन्हीं क्वेश्चंस में से तुम्हारा 30 to 40% सीयूईटी का पेपर आता है। तुम अभी इनके मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, तुम्हारा इससे बीएसटी का भी एग्जाम अच्छा चला जाएगा, एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगी, तुम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, कीवर्ड्स देख सकते हो कि एमसीक्यूज एक बहुत अच्छा तरीका होता है कीवर्ड्स पकड़ने का, और जिससे तुम्हारे को केस स्टडी में भी हेल्प होगी। तुम्हें बस मेरा कूपन यूज करना है, देखो यहाँ पे 2 प्लान है, एस्पिरेंट प्लान और टॉपर प्लान, ठीक है। अगर तुम मेरा कूपन यूज करोगे बीएसटी, यहाँ पे देखो यूज कूपन कोड, अगर तुम यहाँ पे बीएसटी जाकर लिख दोगे और फिर अप्लाई करोगे ना, तो तुम्हें ये पूरा टॉपर प्लान सिर्फ ₹1 में मिल जाएगा फॉर योर टेस्ट पर्पस। तुम इससे मॉक टेस्ट ले सकते हो, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, तो तुम्हें एक ये ₹1 में कहीं ना कहीं फ्री ट्रायल मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर तुम्हें भी अपने सीयूईटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है, सीयूईटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिससे हर साल सीयूईटी का पेपर आ रहा है, जैसा मैंने तुम्हें बताया 30 से 40% पेपर इनके ही डीयू बडी के पीवाईक्यूज से आते हैं। सो तुम डीयू बडी के ऐप में जाके बीएसटी कोड लगा सकते हो। अभी बीएसटी एग्जाम के लिए तुम यहाँ पे अपना एक टेस्ट, मॉक टेस्ट टाइप का चीज दे सकती हो। इससे तुम्हें एक सीयूईटी के लिए भी ऑन एन एज गाइड मिल जाएगी फ्यूचर के लिए कि सीयूईटी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और तुम्हें समझ में आएगा कि डीयू बडी तुम्हें कितने अच्छे रिसोर्सेज दे रहा है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी बच्चों, ठीक है, डेली एडिटोरियल प्रैक्टिस, रिपीटेड क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स, फुल लेंथ प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, सारी चीज मिल जाएगी। सो अगर तुम्हें भी सीयूईटी के लिए प्रिपेयर होना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, बोर्ड्स में भी अभी तुम्हारे एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, उससे भी तुम्हारे को एक अच्छी अल्ट्रा एज मिल जाएगी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी एक हाई लेवल कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो तुम डेफिनेटली डीयू बडी के प्लेटफॉर्म को चेक कर सकते हो, विच इज ट्रस्टेड बाय मेनी। और अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है बच्चों, तो डीयू बडी इज ओनली स्टार्टअप बैक्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो तुम जाकर सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोड क्या है? बीएसटी। तो कोड अगर लगाओगे तो ₹1 में ही तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, खुद को अपनी कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हो। सो गो चेक इट आउट देयर। याद रखना, पीवाईक्यूज 4 ईयर्स के तुम्हें पीवाईक्यूज देते हैं, स्टडी मटेरियल्स देते हैं, 30 to 40% पेपर इन्हीं पीवाईक्यू से आता है सीयूईटी एग्जाम में। सो यू मस्ट गिव इट अ ट्राई, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक बच्चों, चलो नेक्स्ट। राधिका गॉट 10 लाख रुपीज आफ्टर सेलिंग हर पेरेंटल प्रॉपर्टी। उससे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर। स्टेप्स आइडेंटिफाई करना है ट्रेडिंग प्रोसीजर का फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज विच हैज बीन डिस्कस्ड अबव। ऊपर बच्चों तुमसे कुछ स्टेप्स पूछा जा रहा है, ठीक है, तुम्हें वो बताना है कि ट्रेडिंग प्रोसीजर का कौन सा स्टेप्स है और स्टेट करना है उसके बाद के 4 स्टेप्स, ठीक है। तो राधिका को 10 लाख रुपए मिले सेलिंग करने के लिए अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी को, विच शी हैड गॉट एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर ग्रैंडमदर। हर फ्रेंड एडवाइस हर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। उसकी फ्रेंड ने बोला भैया स्टॉक मार्केट में पैसे लगा दे। राधिका वॉज अनअवेयर अबाउट द प्रोसीजर। उसे पता ही नहीं था कैसे पैसा लगाते। तो उसकी फ्रेंड ने उसे बोला कि सबसे पहले एक स्टॉक ब्रोकर के पास जा जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। राधिका अप्रोच द ब्रोकर। सबसे पहले राधिका ब्रोकर के पास गई। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया बच्चों? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहला स्टेप राधिका ए का सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ठीक है। ब्रोकर गाइडेड हर टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। फिर डीमैट अकाउंट खोलने के लिए बोला। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया? ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, ठीक है, डीमैट अकाउंट हो गया एज वेल एज अ बैंक अकाउंट। राधिका ओपन अ बैंक इन डीमैट अकाउंट विद एग्जिम बैंक। तो ये फर्स्ट स्टेप्स। इसके बाद के बच्चों तुम्हें 4 स्टेप्स लिखने हैं। तो 4 स्टेप्स तुम्हारे क्या क्या हो जाएंगे तुम यहाँ पे लिख लेना। स्टेप नंबर 3 आता है तुम्हारा प्लेसिंग द ऑर्डर। फिर तुम ऑर्डर प्लेस करोगे, प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है। चौथा आ जाता है बच्चों तुम्हारा एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। फिर तुम कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करते हो, ठीक है, वो लिखोगे, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। और लास्ट बच्चों क्या होता है तुम्हारा? इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट के बाद लास्टली तुम क्या करते हो? सेटलमेंट करते हो। सेटलमेंट साइकिल आ जाता है। तो बाकी के ये तुम्हारे 4 स्टेप्स हो गए, ठीक है। देखो बस तुम्हें पता करना है, याद करना है कुछ चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। प्रोसेस और प्रोसीजर तो तुम्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रखना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हुज बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स। लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताओ जिनका बेसिक टास्क है डाइवर्स एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स देकर सारी
चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बच्चों, तुम्हें इनके दो फंक्शंस लिख देने हैं। तो इनके दो फंक्शंस क्या है? सारी लोगों को अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस बताना, ओवरऑल सर्वाइवल एंड वेलफेयर के लिए काम करना, ठीक है। तो तुम ये सारी चीज़ें दो अच्छे से इंपॉर्टेंस लिख सकते हो कि वो रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, ओवरऑल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ये देखते हैं कि सारा लेवल्स अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो तुम सारी चीज़ें लिख सकते हो। Name and explain the next two steps which follow the step in the process of function of management being discussed above. ऊपर एक प्रोसेस बताया गया है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, उसके बाद के क्या स्टेप्स होते हैं तुम्हें वो लिखना है। इन एन इंटरव्यू विद अ लीडिंग न्यूज चैनल, मिस्टर राकेश क्वात्रा, सीईओ ऑफ गेट माई जॉब, है सजेस्टेड कि कंपनीज जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए अप्लाई करने के लिए जॉब्स में, ठीक है, उन्हें ऐसा प्रोसेस बनाना चाहिए जो कि ईजियर हो और कैंडिडेट फ्रेंडली हो। मतलब अगर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंसान चाहिए जॉब के लिए, ठीक है, तो उन्हें जॉब प्रोसेस ईजियर और कैंडिडेट फ्रेंडली बनाना चाहिए। तो ऊपर बच्चों ये पूरे पैराग्राफ में बात हो रही है रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट में बच्चों हम क्या करते हैं? लोगों को इंड्यूस करते हैं कि भैया मेरा जॉब, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब खाली है, आकर अपना फॉर्म देते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट हुआ। तुमसे पूछ रहा है इसके बाद का स्टेप्स बताओ, तो बाद का स्टेप्स क्या हो जाएगा बच्चों? तुम्हारा सिलेक्शन, और इसके बाद तुम्हारा आ जाता है बच्चों प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन तुम इन्हें थोड़ा थोड़ा सबको एक्सप्लेन कर देना, ओके। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लीडरशिप स्टाइल बीइंग अडॉप्टेड बाय प्रमोद। लीडरशिप स्टाइल पूछ रहा है जो कि प्रमोद ने अडॉप्ट किया। क्या क्या लीडरशिप स्टाइल होते हैं? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फेयर। प्रमोद एक सुपरवाइजर है श्याम ब्रेड्स और बिस्किट फैक्ट्री में, ठीक है। फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है 20,000 पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड बिस्किट हर दिन। एज ए सुपरवाइजर प्रमोद इंश्योर करता है कि सारा काम स्मूथली हो और कोई भी इंटरप्शन नहीं हो। वो एक गुड लीडर है जो कि ऑर्डर्स देता है अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्टेशन के बाद। किसके बाद? सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करने के बाद। वर्किंग आउट पॉलिसीज विद द एक्सेप्टेंस और ग्रुप, ताकि जितने भी हम पॉलिसीज बना रहे हो उस पर पूरा ग्रुप का एक्सेप्टेंस हो। तो बच्चों यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टाइल की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक स्टाइल, क्योंकि ये सबसे डिस्कस करके काम कर रहे हैं। तुम इसके ऊपर 3 पॉइंट्स लिख सकते हो एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, अब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन पढ़ना इज मोर इंपॉर्टेंट दैन केस स्टडी, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द फिलोसफी दैट इज बीइंग फॉलोड बाय एसएनएम लिमिटेड। फिलोसफी बतानी है बच्चों। मार्केटिंग के फिलोसफीज क्या क्या थे? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, ठीक है, थ्रू विच इट इज डिवाइडिंग द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द हायरार्किकल लेवल्स, ठीक है। पर बच्चों यहाँ पे आधा क्वेश्चन पढ़ के हमें लगा कि मार्केटिंग फिलॉसफी की बात हो रही है, बट नहीं, यहाँ पे दूसरी फिलॉसफी की बात हो रही है जिससे हम डिसीजन मेकिंग हर एक लेवल्स में बांट रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एसएमएल लिमिटेड एंड मोस्ट अदर कंपनीज इज दैट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग एज वन लार्ज कॉर्पोरेशन इट ऑपरेट्स एज 180 स्मॉलर कंपनीज। तो ये जो एसएमएल लिमिटेड है ना, ये 180 अलग अलग कंपनीज के तौर पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है। इम्प्लाइंग सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। बच्चों सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी बोल दिया, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। हर एक लेवल को हमने डिसीजन मेकिंग पावर दिया है। सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी का ही मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ये कीवर्ड है। रिकग्नाइजिंग द डिसीजन मेकिंग नीड फॉर ऑटोनॉमी एज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज पुश डाउन टू द चेन ऑफ कमांड। देखो लोअर लेवल तक हम डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि कंपनी शॉर्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कर पा रही है कस्टमर्स और एम्प्लॉइज के साथ और डेवलप कर पा रही है। तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। इसके तुम्हें 5 पॉइंट्स बताने इंपॉर्टेंस के। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या क्या होता है? ग्रोथ फैसिलिटेट होता है, इनिशिएटिव मिल पाता है कि इंप्लॉइज कुछ इनिशिएटिव सजेस्ट करे। उसके बाद तुम खुद को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। टॉप लेवल को थोड़ा कम, टॉप लेवल का जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है, रिलीफ मिलता है टॉप लेवल को। ये सारी चीजें तुम इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो, ठीक है, कि मोटिवेशन इंक्रीज होता है। एक्सप्लेन एनी 2 सच मेजर्स, बोल रहा है 2 सच मेजर्स बताओ जो कि ऊपर किसी ने डिस्कस किया है। व्हेन ही सजेस्टेड दैट जॉब शुड बी मेड इंटरेस्टिंग सो दैट द जॉब इटसेल्फ बिकम्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ऊपर बोला जा रहा है कि 2 मेजर्स बताओ जिससे जॉब को इंटरेस्टिंग बनाए ताकि जॉब एक मोटिवेशन बन पाए। एम्प्लॉय शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटिंग फॉर गुड परफॉर्मेंस, ऑल्सो स्टेबिलिटी रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम। बच्चों यहाँ इंसेंटिव्स की बात हो रही है, एक बार पढ़ते हैं। मिस्टर पवन कुमार सीईओ ऑफ ई कॉमर्स स्टार्टअप विच वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूज एम्प्लॉय टर्नओवर डिसाइडेड टू होल्ड अ मीटिंग विथ मैनेजर्स टू डिस्कस द इशू। अब हो रहा है क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब एम्प्लॉय काम छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। तो इसकी वजह से एक मीटिंग रखी गई। वाइल
addressing the managers in the meeting, he advised them to take certain measures. उन्होंने बोला कुछ certain measures लो which focuses on psychological, social and emotional factors, जिससे हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे. ठीक है, उन्होंने बोला कि जॉब को इस तरीके से बताओ कि जॉब इंटरेस्टिंग बने. तो बच्चों यहाँ पे तो सबसे पहली जो इंसेंटिव है वो है जॉब इनरिचमेंट. जॉब इनरिचमेंट की बात हो रही है कि जॉब को ऐसा डिजाइन करो कि जॉब एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बने. एम्प्लॉय शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर गुड परफॉर्मेंस. जॉब रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, बेसिकली क्या है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन. एम्प्लॉय को कॉन्ग्रेचुलेट करो उनके अच्छे काम के लिए. तो हम एम्प्लॉय का रिकॉग्निशन कर रहे हैं ना, तो दूसरा इंसेंटिव क्या हो गया, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन. ठीक है, एम्प्लॉय शुड बी कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर गुड परफॉर्मेंस. ऑल्सो स्टेबिलिटी रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम. फ्यूचर इनकम को लेकर स्टेबिलिटी दो. तो जॉब सिक्योरिटी, ये तीन तुम्हारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बच्चों बात हो रही है. अब तुम्हें इनको एक्सप्लेन करना है तो तुम इनके ऊपर 3-3, 4-4 लाइन लिखकर आ जाना. ठीक है, मैंने सब कुछ अपने वन शॉट में पढ़ाया है. वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो देख लो, अभी भी 2 दिन है. हाँ, एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है जो कि ऊपर बताया गया. प्रिया एक रीजनल मैनेजर है XYZ लिमिटेड में. शी इज अ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय. वो एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है. प्रिया क्या है, एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है एंड इज ट्राइंग टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. वो ट्राई कर रही है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को रिड्यूस कर पाए. ठीक है, उसने स्टैंडर्ड्स भी बनाए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड इज इंश्योरिंग दैट टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स. ठीक है, उसने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए और ये सोच रही है कि सारे टारगेट्स हमें स्टैंडर्ड से बनाए मिनिमल वेस्टेज के साथ. उसने एक CCTV कैमरा भी लगाया है सारे चेक्स के लिए. ठीक है, और वो देख भी रही है कि सारे एम्प्लॉयज़ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. वो रिवॉर्ड भी करती है एम्प्लॉयज़ को बोनस के साथ अगर वो स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कर रहे हैं. तो शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू इंश्योर गुड परफॉर्मेंस. वो गुड परफॉर्मेंस इंश्योर करिए. बच्चों यहाँ पे तुम्हारी कंट्रोलिंग फंक्शन की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्लोज चेक रखा जा रहा है क्या काम हो रहा है क्या नहीं. 2 बेनिफिट्स बनाने कंट्रोलिंग के. तो कंट्रोलिंग इंश्योर्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, लीड्स टू मोटिवेशन, इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन. कुछ भी लिख सकते हो, बुक में बहुत सारी चीज है. ठीक है, The way Pallavi was managing her business highlights some of the features of management. ठीक है, फीचर ऑफ मैनेजमेंट बताना है क्या क्या होता है. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कंटिन्यूअस, परवेसिव डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज होती है. हम अभी देखेंगे, पढ़ेंगे. भाई कोटिंग द लाइंस भी कोट करने हैं. ठीक है, तो अच्छे से देख देख कर बताएंगे. 2 सच फीचर को एक्सप्लेन भी करना है. पल्लवी स्टार्टेड अ वेडिंग प्लानर कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड इन 2016 एंड हर टारगेट वाज टू अमंग्स द टॉप 10 कंपनीज इन द फील्ड विद इन द नेक्स्ट 3 years. ठीक है, तो उसने गोल बनाया था. तो सबसे पहला क्या हो गया, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. फॉर दिस शी एम्प्लॉयड पीपल हैविंग डिफरेंट स्किल्स. शी वर्कड हार्ड एंड यूनाइटेड द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल टू अचीव दिस गोल. सबसे पहला फीचर क्या है बच्चों, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स. मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, या तुम लिख सकते हो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स. रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर इन दिस इंडस्ट्री चेंजेस वेरी फास्ट. देखो, रिक्वायरमेंट चेंजेस वेरी फास्ट की बात हो रही है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट डायनेमिक है. मैनेजमेंट इज द डायनेमिक फंक्शन. इन्वायरमेंट डायनेमिक, हर एक चीज चेंज होती है. ठीक है, तो सेकेंड फीचर क्या हो गया कि डायनेमिक फंक्शन है. ओके, all the employees of the organizations were happy and satisfied and the effect of management was noticeable in the organization. सब लोग happy और satisfied है. मैंने बोला था ना, कभी भी happy और satisfied word रहेगा. intangible force की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है, management is an intangible force. ठीक है, सो हमारे 3 फीचर्स डन हो गए. तुम्हें 2 एक्सप्लेन करने हैं तो तुम एक्सप्लेन कर देना. ठीक है, बढ़िया. चलो नेक्स्ट. अभिषेक स्टडीड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ हेनरी फ्योल. अब तुमसे यहाँ पे टेक्निक्स और प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, इतना तो मैं समझ गई हूँ. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स. 2 टेक्निक्स बताने हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के और 2 प्रिंसिपल्स बताने हैं फ्योल के, जो कि अभिषेक ने अडॉप्ट किया. पढ़कर देखते हैं. ठीक है, उसने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स पढ़े थे हेनरी फ्योल और FW टेलर के. ठीक है, किसके किसके पढ़े थे, हेनरी फ्योल और FW टेलर के, व्हेन ही वाज इन क्लास 12. नाउ ही इज ट्राइंग टू अप्लाई हिज नॉलेज व्हाइल डूइंग हिज बिजनेस बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स एंड साइंटिफिकली एनालाइजिंग work. He found one best way of doing the job. One best way of doing the job. किसकी बात हो रही है बच्चों, मेथड स्टडी की. मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं, वन बेस्ट वे ढूंढते हैं. मेथड स्टडी में क्या करते हैं, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब बाय रिमूविंग अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. अब अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स भी हटा रहे हैं. मोशन स्टडी में क्या करते हैं, वर्कर को अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव बनाते हैं, उनके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को हटाकर. तो सेकेंड नंबर पे तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, मोशन स्टडी. क्या हो गया,
motion study. Okay, he reduces the time to complete the job. Not only this, to increase productivity increase करने के लिए वो regain कर रहे हैं स्टैमिना उनके रेस्ट इंटरवल्स को देखकर. तो ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स में हमने क्या सीखा था? फटीग स्टडी. तो ये तुम्हारे टेक्निक हो गए किसके? FW टेलर के फटीग स्टडी टेक्निक हो गए बच्चों. अब हम देखते हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स. उसने डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी फॉलो की ऑन द अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों? इक्विटी की, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. ठीक है, फ्योल का प्रिंसिपल. इन हिज ऑर्गेनाइजेशन उसने कॉम्पनसेशन भी इंश्योर किया कि फेयर होना चाहिए एम्प्लॉयज को. तो फेयर कॉम्पनसेशन की बात हो रही है तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. किसकी बात हो रही है? रेम्यूनरेशन. सो इसी के साथ साथ तुम्हारे सारे टेक्निक्स और प्रिंसिपल हमने आइडेंटिफाई कर लिया. बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है बच्चों? कीवर्ड्स ध्यान रखना है. ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव. बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है. ठीक है, डिफरेंट organization of different goals. Zipo is an upcoming retail chain for providing consumer goods door to door. Objective क्या है Repo का? कि वो sales increase करे. Ali is an educational organization. एक Ali educational organization है working with an objective of providing education. वो एजुकेशन प्रोवाइड करे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, मतलब ये लोग काम के साथ साथ सोशल वेलफेयर का भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ. मैनेजमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन यूनाइट करते हैं एफर्ट्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो बोल रहा है आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों. तो सबसे पहला तो यही है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा. अब बच्चों अगर तुम शुरू में पढ़ोगे कि जीपो एक अपकमिंग रिटेल चेन है जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर गुड्स को डोर टू डोर. उनको ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंक्रीज सेल्स. एली एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क कर रही है ऑब्जेक्टिव के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अंडर प्रिविलेज को. तो बच्चों यहाँ पे तो हम डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं. ये भी तुम्हारा एक फीचर होता है मैनेजमेंट का, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. हमने एक पढ़ा था ना, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, पर्सनल डेवलपमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. तो वो वाली चीज भी यहाँ पे आ जाएगी, फिर तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. बच्चों देखो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है. ठीक है, कॉन्सेप्ट, फंक्शन, प्रोसेस, तीनों अलग अलग चीज है. कॉन्सेप्ट पूछ रहा है और बोल रहा है 3 फीचर बताओ इस कॉन्सेप्ट का. ठीक है, मैनेजमेंट अमायरा लिमिटेड का स्ट्रांगली बिलीव करता है कि जितने भी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करे टुवर्ड्स फुलफिलिंग ऑफ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. दिस रिक्वायर्स टीम वर्क. इसकी वजह से टीम वर्क चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए एफर्ट्स का सारे इंडिविजुअल का और स्पेशलिस्ट का. ठीक है, इतना पढ़ के मुझे समझ आ रहा है कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है. ठीक है, कॉन्सेप्ट बोल रहा है बच्चों, मतलब कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, इनमें से ही किसी की बात हो रही है. बट जितना मैंने पढ़ा मुझे कोऑर्डिनेशन समझ आया. दिस इज बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज. मैनेजर्स नीड टू रिकॉन्साइल देयर डिफरेंसेज इन अप्रोच. ठीक है, मैनेजर को सबके डिफरेंसेस को अप्रोच करके एक कॉमन गोल के लिए काम करना है. सो एक बाइंडिंग फोर्स की तरह कौन सा कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, टाइमिंग एफर्ट्स एंड इंटरेस्ट एट द सेम टाइम इट शुड एनेबल ऑल इट्स मेंबर्स to grow and develop. Thus there is need of harmonize individual goals and organizational goals. तो बच्चों एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करना है, लड़ाई झगड़ा ना हो, सबके गोल्स हार्मोनाइज हो एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. मतलब कोऑर्डिनेशन की ही बात हो रही है. ठीक है, और तुम्हें फिर 3 फीचर्स बताने कोऑर्डिनेशन के. तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन एक्ट एज अ बाइंडिंग फोर्स. ठीक है, नहीं, coordination ensures unity of action का मीनिंग होता है act as a binding force, helps in achieving the group goals, leads to it's pervasive, continuous है. ठीक है, हम इससे मोटिवेशन, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन नंबर 18. मोहित एक डिजायरियस सेटिंग. Question number 18. Identify and explain the various principles of scientific management. बच्चों principles पूछ रहा है. That means science not rule of thumb, harmony not discard, cooperation not individualism. ये सारी चीज पूछ रहा है. ठीक है, development of each and every worker to their greatest efficiency. मोहित एक desirous है. मोहित is so desirous of setting up a small factory to manufacture different kinds of eco-friendly packaging. मोहित अपना एक फैक्ट्री सेटअप कर रहा है eco-friendly packaging materials के लिए. उसने अडॉप्ट किया एक लॉजिकल अप्रोच that his business rather than hit and trial मेथड्स. उसने एक लॉजिकल अप्रोच लगाया, एक प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे चीजें फॉलो की. हिट एंड ट्रायल नहीं फॉलो किया. हिट एंड ट्रायल आ गया बच्चों, मतलब यहाँ पे बात हो रही है साइंस
नॉट रूल ऑफ थंब की, ठीक है। ही नोज दिस कैन रिजल्ट इन ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी, और उसे पता चल गया कि इसके वजह से ट्रेमेंडस सेविंग हो पाएगी ह्यूमन एनर्जी की, एज वेल एज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटीरियल्स, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, ही प्लान्स टू अडॉप्ट पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, वो पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट भी अडॉप्ट कर रहा है। अब बच्चों अगर यहाँ पे पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हारा हार्मनी नॉट डिस्कार्ड आ गया। क्या आ गया? हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मतलब बच्चों हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, और ये भी बोल रहे हैं कि वो सारे अपने, मोर ओवर ही सीक्स द ओपिनियन ऑफ ऑल ऑफ हिज वर्कर्स, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले वो अपने सारे वर्कर का डिसीजन लेता है। इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये तीन हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, तुम इनको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स एंड रेस्ट यू कैन डू एनीथिंग। नीरज इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर, नीरज को एक पोस्ट मिली है सॉफ्टवेयर डेवलपर की आईटी कंपनी में। इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट मेहुल इज एडवाइजिंग नेहल टू फॉलो वाइल डूइंग हिज जॉब। मेहुल नेहल को क्या बोल रहा है कि भाई, मेहुल नीरज को क्या बोल रहा है कि जॉब से पहले तुम ये फॉलो करो, तुम्हें आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करना है वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। On the first day of joining, Mehul, his project manager, tells Neeraj that during the course of work, he will come across many such opportunities. Course of work के लिए उसे बहुत ज़्यादा opportunities मिलेंगे, but उसे हमेशा misuse नहीं करना है अपने power का, और family benefits at the cost of larger general interest of the company. उसे कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि उसे family benefits को ज़्यादा priority देना है organizational benefits के सामने। So यहाँ पे हम बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? बहुत clear है, subordination of individual interest to general interest, ठीक है। In such situations, he should rather exhibit exemplary behavior. बच्चों exemplary behavior भी यही होता है, subordination of individual interest to general interest, as it will raise his stature in the eyes of the company. Also for interacting with anyone in the company on official matters. कभी भी अगर किसी से official matters में बात करना है, he should adopt a formal chain of authority. बच्चों formal chain of authority का मतलब क्या हो गया? एक chain of command हम follow करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? Scalar chain. So तुम्हारा दूसरा principle of management क्या हो गया? स्कैलर चेन, ठीक है। दैट मेहुल इज, अब तुम्हें यहीं पे आइडेंटिफाई करना था, अब तुम्हें एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कर लिया तुमने, इसको सिंपल एक्सप्लेन कर लो। तो बस तुम्हें कीवर्ड्स पता होना चाहिए, पूरा केस स्टडी क्रैक्ड है, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ओवरलुक्ड बाय मिस्टर राम। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मिस्टर राम ओवरलुक कर रहे हैं? मिस्टर राम स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस विथ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। मिस्टर राम ने एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ। ही हायर्ड लेबर एट वेरी लेस वेजेस ओवर द टाइम विद ब्रॉड विजन ऑफ राम एंड हार्डवर्क ऑफ हिज एम्प्लॉइज। उन्होंने लेबर को बहुत छोटे मोटे पैसों में हायर किया, बट धीरे धीरे कंपनी ग्रो करने लगी राम के ओवरविजन की वजह से और लेबर के मेहनत के वजह से। बिजनेस स्टार्टेड अर्निंग वेरी गुड रेवेन्यू। बिजनेस अच्छा पैसा कमाने लगी, बट विथ इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी। अर्निंग कैपेसिटी जैसे इंक्रीज हुआ, कंपनी ऑल्सो राम डिड नॉट इंक्रीज द वेजेस एंड सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉइज। बच्चों बिजनेस का पैसा बढ़ा, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, पर राम ने अपने एम्प्लॉय का पैसा इंक्रीज नहीं किया। दे वर नॉट एबल टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो राम ओवरलुक कर रहा है? वो अपने कंपनी के गेन्स हो रहे हैं, तब तो उसने एम्प्लॉय का पैसा नहीं बढ़ाया। एम्प्लॉय का पैसा नहीं बढ़ाया तो कौन सा प्रिंसिपल ओवरलुक हो रहा है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, हमेशा हमें फेयर, जस्ट और परफेक्ट सैलरी या वेज देना चाहिए अपने एम्प्लॉइज को, उनके हार्डवर्क के ऊपर, उनके स्किल्स एक्सपीरियंस के ऊपर। और अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो एम्प्लॉय का सैलरी भी ग्रो करना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है। तो ओवरलुक क्या हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। ये तुम एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। Lina has been appointed as the operational manager in a small trading company dealing in garments with growing online sales. तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी में वो गारमेंट के लिए, गारमेंट सेल्स के लिए
उसे बेसिकली अपॉइंट किया गया है ऑनलाइन सेल्स को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे पूछ रहा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टेक्निक्स यूज्ड बाय लीना एंड कुशाग्र। टेक्निक्स पूछ रहा है बच्चों की लीना और कुशाग्र ने क्या किया परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। द कंपनी हैज रिसेंटली रेंटेड स्पेस इन अ वेयरहाउस टू स्टोर गारमेंट्स एंड मेल आउट ऑर्डर्स इन ऑर्डर टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट। लीना प्रमोट्स एन एसोसिएट, लीना ने प्रमोट किया एक एसोसिएट कुशाग्र को टू द पोस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन ऑर्डर फुलफिलमेंट सुपरवाइजर। अपनी कंपनी को अच्छा बनाने के लिए उसने कुशाग्र को प्रमोट कर दिया। कुशाग्र हैज बीन गिवन द टास्क टू असेस वेदर इट इज बेस्ट टू प्रोसेस ऑर्डर्स एज दे कम इन और लेट देम एक्यूमुलेट एंड देन टू प्रोसेस देम इन बैचेस। ठीक है, तो कुशाग्र बेसिकली एसेस किया, देखा कि काम कैसे करना है। सो वो एक बेस्ट तरीका ढूंढ रहा है काम करने का। बाद में उसे पता चला कि हमें उन्हें बैचेस में प्रोसेस करना चाहिए। तो ये बच्चों ये 2 लाइन पढ़ के मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। नंबर 1 मेथड स्टडी, एक अच्छा तरीका ढूंढ रहे हैं काम करने का। तो सबसे पहला टेक्निक क्या है, मेथड स्टडी। ठीक है, ही कंक्लूडेड दैट एक्यूमुलेटिंग एंड देन प्रोसेसिंग देम इन बैचेस इज द बेस्ट वे ऑफ फुलफिलिंग ऑर्डर्स। देखो बेस्ट वे बोल दिया ना, मतलब मेथड स्टडी। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू सेवरल रीडिंग्स, लीना ने ये ढूंढा कि स्टैंडर्ड टाइम एक काम को कंप्लीट करने का टिल डिलीवरी तक बच्चों बेसिकली क्या है 72 आवर्स है 100 गारमेंट्स के लिए, 100 पीसेस के लिए। ठीक है, through several readings Lina finds that the standard time taken from the placement of order to the delivery of garments for a batch of 100 pieces, 100 pieces के बैच के लिए 72 आवर्स लगेगा। इससे उनको लेबर कॉस्ट डिटरमाइन करने में मदद हुआ। अब बच्चों ये पैराग्राफ पढ़कर पता चला कि यहाँ पे टाइम स्टडी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टाइम स्टडी के। तो तुम्हारे 2 टेक्निक्स क्या क्या हो गए, मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी। अब तुम्हें बस सिंपली इन्हें क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना है और उनको एक्सप्लेन कर देना है, सिंपल। Next, our recent rate cut in the interest on loans announced by banks encouraged a myth. ठीक है, एक रीसेंट रेट कट हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन्स जो कि बैंक्स ने एनकरेज किया अमित को। अ साइंस स्टूडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल टू टेक अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपेरिमेंट एंड डेवलप कार्स, ताकि एक्सपेरिमेंट करे और कार्स डेवलप करे। फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम गार्बेज टू बी पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम गार्बेज। ही डेवलप्ड सच अ कार, उसने कार डेवलप कर दिया, एग्जिबिट किया उसको साइंस फेयर में ऑर्गेनाइज बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ही वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज फॉर हिज इन्वेंशन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। ठीक है, सबसे पहला तो बच्चों यहाँ पे कार डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहला तो डायमेंशन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। सबसे पहला डायमेंशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, हाँ, अ रीसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑफ लोन्स। बच्चों देखो लोन्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, बाय द बैंक्स इनकरेज अमित, इस वजह से अमित इनकरेज हुआ कि लोन का बेसिकली जो भी इंटरेस्ट आ रहा है लोन्स पे, रेट कट हुआ है लोन्स पे, इससे अमित इनकरेज हुआ। ठीक है, साइंस स्टूडेंट प्रोग्रेसिव स्कूल का, और उसको टू टेक अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ताकि वो लोन ले और कार डिजाइन करे। यहाँ पे बच्चों इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की बात हुई है। किसकी बात हुई है, तो हमेशा 2 बार पढ़ना, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की बात हुई है। 2 बार पढ़ोगे तो तुम कुछ भी मिस नहीं करोगे। अब बस तुम इन्हें एक्सप्लेन कर देना कि क्या क्या आता है। इकोनॉमिक्स वाली सारी चीज इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट पे लिख देना और टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी चीज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड इन द अबव पैरा बाय कोटिंग लाइंस। ठीक है, तुम्हें कॉन्टेक्स्ट में बताना है कौन कौन से फीचर्स प्लानिंग के ऊपर बताए जा रहे हैं लाइंस कोट करके। ठीक है, Anupam joined as a sales manager of the company dealing with garment manufacturing, being professional in his approach. ठीक है, वो अपने अप्रोच में बहुत प्रोफेशनल है। ठीक है, he knew that without good planning he will not be able to organize or perform any other managerial function. उसे पता था कि अगर अच्छी प्लानिंग नहीं रहेगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, only on the basis of sales forecast he prepare annual plan for its production. सेल फोरकास्ट करके उसने एक एनुअल प्लान बनाया प्रोडक्शन के लिए और सेल्स। बिसाइड ही विल हैव टू प्रिपेयर सेल्स प्लान रेगुलरली और वीकली, और फिर उसे सेल्स प्लान रेगुलरली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली बनाना है अच्छा काम करने के लिए। वाइल प्रिपेयरिंग द सेल्स फोरकास्ट ही अंडरटेक्स इंटेलेक्चुअल थिंकिंग इन्वॉल्विंग फोरसाइट। बच्चों सबसे यहाँ पे जो एक चीज हमें दिखी, ये दिखी प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। क्या दिखी, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, देखो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की बात हो गई थी ना यहाँ पे, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग मतलब कि मेंटल एक्सरसाइज की बात हो रही है।
thinking involve forecasting and visualizing rather than guesswork, and he has to make sure that all these planning activities coincide with the purpose of which business is being carried out. ये तो हमने सबसे पहला पढ़ लिया. इसके ऊपर इन पैराग्राफ में हमें क्या देखने को मिला कि अनुपम एक सेल्स मैनेजर की तरह ज्वाइन करता है, डीलिंग विद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, बीइंग प्रोफेशनल इन अप्रोच. उसे पता था कि विदाउट गुड प्लानिंग वो कुछ भी सक्सीड नहीं कर पाएगा और कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा फंक्शन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. ठीक है. Only on the basis of sale forecast he prepare annual plan for its production or sales. Beside, he will have to prepare sales plan regularly on weekly, monthly, quarterly and half yearly basis. So उसने और भी कुछ कुछ plans किए. तो तुम्हें यहाँ पे और 2 से 3 फीचर्स लिखने हैं. तो तुम एक तो लिख सकते हो प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि वो सारी चीज ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ही कर रहा है. प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. ये सारी चीज हो गई, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हो गई. उसके बाद बच्चों प्लानिंग कंटिन्यूअस फंक्शन है. प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है सारे मैनेजर का. प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है. फिर ये भी तुम लिख सकते हो कि प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है सारे मैनेजर का. तो तुम ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्या है बच्चों, हम पढ़ते हैं. इसी के साथ साथ हम अपने ऑलमोस्ट 1/4 सेशन पे आ चुके हैं. ठीक है. ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस एनी 3 लिमिटेशंस. 3 लिमिटेशंस पूछ रहा है जिस भी फंक्शन को हमने ऊपर आइडेंटिफाई किया. नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम ऊपर बात कर रहे हैं, और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है. सुहासिनी, होम साइंस ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, हैज रिसेंटली डन अ कुकरी कोर्स. शी विश टू स्टार्ट हर ओन वेंचर विद अ गोल टू प्रोवाइड हेल्थ फूड एट रीजनेबल प्राइसेस. ठीक है. उसने डिस्कस किया ये आइडिया अपनी टीचर के साथ, जिसने उनको एनकरेज किया कि हाँ ठीक है तुम ये कर सकती हो. आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस ऑप्शंस फॉर स्टार्टिंग हर बिजनेस वेंचर, दे शॉर्टलिस्टेड 1 ऑप्शन. उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया 1 ऑप्शन टू सेल रेडीमेड एंड रेडी टू मेक वेजिटेबल शेक्स एंड सत्तू मिल्क शेक्स. देन दे बोथ वेड द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द शॉर्टलिस्टेड ऑप्शन. बच्चों देखो प्रॉज एंड कॉन्स भी वे कर रहे हैं, एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे कौन से फंक्शन की बात हो रही है? प्लानिंग की. प्लानिंग की बात हो रही है. ठीक है. प्लानिंग का तुम्हें एक कोई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अबव गिव एनी वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ भी बता सकते हो कि प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग हेल्प्स इन डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, प्लानिंग हेल्प्स टू, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है. कुछ भी लिख सकते हो. ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस एनी 3 लिमिटेशंस. और बच्चों 3 लिमिटेशंस क्या होते हैं? प्लानिंग एक रिजिड प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, प्लानिंग डज नॉट ऑलवेज गारंटी सक्सेस. तो ये सारी चीजें तुम लिख सकते हो. 25th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑल द टाइप्स ऑफ प्लान्स. बच्चों टाइप्स ऑफ प्लान्स पूछ रहा है. स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान्स के अंदर जो प्लान्स आते हैं उनके बारे में. स्टेट देम अलॉन्ग विथ लाइंस विच रेफर टू देम इन द अबव पैराग्राफ. कोट भी करना है लाइंस. इन चक दे मूवी, शाहरुख खान becomes the coach of girls hockey team. He knows that he has to prepare the girls for international hockey and win the cup. For this purpose he prepares a long term plan. बच्चों ये long term plan क्या डिफाइन कर रहा है? ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव ना ही सिंगल यूज प्लान है ना ही स्टैंडिंग प्लान है, बस वो एक प्लान है. ठीक है. एंड थिंग्स ऑफ वेज हाउ टू बीट द ओपोनेंट टीम. ठीक है. ही कोचेस द गर्ल टू प्ले इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीकों से वो उसे खेलने सिखा रहा है. ठीक है. अलग अलग तरीकों से खेलने सिखा रहा है. तो ये बेसिकली यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? मेथड के बारे में. तो ये लाइन तुम कोट कर सकते हो. एट द आउटसेट ऑफ द मैच एक्सप्लेन्स हु विल ओपन द मैच एंड हाउ द बॉल विल बी पास्ड. बच्चों ये लाइन से हमें पता चल रहा है क्या? प्रोसीजर. कौन कैसे गेम खेलेंगे, तो एक पूरा प्रोसीजर. और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना कि हम वेज हाउ टू बीट द ओपोनेंट टीम. ठीक है. तो मतलब हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो? स्ट्रैटेजी. ठीक है. आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा. तो ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, मेथड, प्रोसीजर, ये हमें कुछ कुछ प्लान्स यहाँ पे दिख रहे हैं. स्वीट्स एंड मोर इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर ब्रांड फॉर स्नैक्स एंड स्वीट्स. ठीक है. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. स्वीट्स एंड मोर का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताना है. स्टेट 3 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. Its organizational structure comprises of separate business units in each of the above categories. इनके पास जितने भी कैटेगरीज है जैसे कि स्वीट्स, नमकीन्स, कुकिंग, फ्रोजन फूड्स. ठीक है. स्वीट्स, नमकीन्स, कुकीज, फ्रोजन फूड्स के लिए सबके पास इनकी अलग अलग सेपरेट यूनिट्स है. ईच ऑफ दीज यूनिट्स के पास हैव अ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस हैविंग अथॉरिटी ओवर द यूनिट. मोर ओवर ईच ऑफ दीज यूनिट्स इज मल्टी फंक्शनल. सारे यूनिट्स मल्टी फंक्शनल है. एज विद इन ईच यूनिट, हर एक यूनिट पे अलग अलग फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक ही जगह पे है. बच्चों एक ही जगह पे मतलब किसकी बात हो रही है? डिविजनल स्ट्रक्चर की.
सब कुछ साथ साथ हो रहा है, एक प्रोडक्ट का सारा काम एक डिपार्टमेंट में. दो दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लीड्स टू इंक्रीज कॉस्ट बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस द प्रोडक्ट, बट इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, बट इससे एक प्रॉपर बेसिस हो पाता है परफॉर्मेंस का. मेजरमेंट एज रेवेन्यूज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू ईच ऑफ दीज बिजनेस यूनिट्स आइडेंटिफाइड. ठीक है, तो तुम्हें सारी चीजें बताई गई, हमें तो पता चल गया डिविजनल स्ट्रक्चर है. तो मैं इसके 3 एडवांटेजेस बता देने. 3 एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं बच्चों? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इजी टू ऐड मोर डिपार्टमेंट्स, बाकी डिपार्टमेंट्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ग्रोथ इजीली हो सकता है. उसके बाद बच्चों तुम ये लिख सकते हो कि यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, इजी कोऑर्डिनेशन हो पाता है. डिसएडवांटेजेस की बात करें अगर हम बच्चों, तो यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को अपने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. ठीक है, सो ज़्यादा कॉस्ट है. ठीक है, कभी कभी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो सकता है. तो डिसएडवांटेजेस में तुम ये सारी चीज़ लिख सकते हो. ओके, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय समीर गुप्ता थ्रू विच ही वाज एबल टू steer his company to greater heights. समीर गुप्ता ने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? Also explain 3 points of importance. समीर गुप्ता started a telecommunication company डोनीरा लिमिटेड to manufacture economical mobile phones. इकोनॉमिकल मोबाइल फोन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इन्होंने डोनीरा लिमिटेड स्टार्ट किया, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी. इकोनॉमिकल मोबाइल फोन्स फॉर द इंडियन रूरल मार्केट, इंडियन रूरल मार्केट के लिए विथ 15 एम्प्लॉइज, 15 एम्प्लॉइज के साथ. द कंपनी डिड वेरी वेल इन इट्स इनिशियल ईयर्स. अपने इनिशियल ईयर्स में कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही थी. एज द प्रोडक्ट वॉज गुड एंड मार्केटेड वेल, द डिमांड ऑफ हिज प्रोडक्ट्स वेंट अप. डिमांड बढ़ने लगा. टू इंक्रीज प्रोडक्शन कंपनी ने डिसाइड किया और एम्प्लॉइज को रिक्रूट करने का. समीर गुप्ता हु वाज अर्लियर टेकिंग ऑल द डिसीजंस, पहले सारा डिसीजन समीर गुप्ता ले रहे थे, हैड टू सेलेक्टिवली डिस्पर्स द अथॉरिटी. बच्चों देखो, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी की बात हो गई. किसकी, कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है? डिसेंट्रलाइजेशन. कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है बच्चों? डिसेंट्रलाइजेशन. सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी हो गया, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया. ही बिलीव दैट सबऑर्डिनेट्स आर कंपीटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल एंड कैन अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस. दिस पेड ऑफ एंड द कंपनी वाज नॉट ओनली एबल टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन बट ऑल्सो एक्सपैंड इट्स प्रोडक्ट रीच. ठीक है, अब तुम्हें बोल रहे हैं 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस बताओ. तो देखो क्या क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ अच्छा होगा, इनिशिएटिव डेवलप होगा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेंगे, टॉप लेवल को रिलीफ मिलेगा. कुछ भी इंपॉर्टेंस तुम लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट. Name and explain the step of staffing process which has not been performed properly. कौन सा staffing process अच्छे से नहीं हुआ? ठीक है, state the next 2 stages, और उस step के बाद के 2 steps बताने हैं. Resolution Private Limited एक publishing company है. Its book on business studies for class 12 is in great demand. Class 12 business studies की book great demand में है. As a result, employees in the marketing department are always racing against time. ठीक है, एम्प्लॉयज हमेशा टाइम रेस कर रहे हैं. द एम्प्लॉयज हैव टू वर्क ओवर टाइम एंड ऑन हॉलीडेज टू केटर टू द डिमांड. ठीक है, एम्प्लॉयज को ओवर टाइम वर्क करना पड़ता है और केटर करना पड़ता है डिमांड को लेकर. मैनेजर इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर अंडर स्ट्रेस एज दे हैव टू हैंडल मोर देन 2 टेरिटरीज. मैनेजर भी स्ट्रेस में है क्योंकि उनको 2 टेरिटरीज हैंडल करनी पड़ती है, 2 से ज्यादा भी. द वर्क स्ट्रेस हैज लेड टू डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज. अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रही है कि सही से एम्प्लॉयज रिक्रूट नहीं हुए, कभी एम्प्लॉयज यहाँ पे कम हो जा रहे हैं, कभी बढ़ जा रहे हैं. तो यहाँ पे कौन सा स्टेप है जो फॉलो नहीं हुआ, अच्छे से कंसिडरेशन में नहीं लिया? तो दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. हमने एस्टिमेट ही नहीं किया कि हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए अपने काम के लिए, कितने अच्छे से काम करना है, किनका स्किल एबिलिटी क्या है, कितने एम्प्लॉयज ओवर बर्डनड है, कितने अंडर बर्डनड है. तो हमने तो मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट ही नहीं किया. ठीक है, मैनेजर्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर अंडर स्ट्रेस एज दे हैव टू हैंडल मोर देन 2 टेरिटरीज. वो स्ट्रेस में है. द वर्क स्ट्रेस हैज लेड टू डिससैटिस्फैक्शन. इससे डिससैटिस्फैक्शन आ जा रहा है. एम्प्लॉय को ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है ऑन हॉलीडेज में भी उनको केटर करना पड़ रहा है डिमांड्स को. तो इस वजह से क्या हो रहा है बच्चों? एस्टिमेशन हुआ ही नहीं मैन पावर रिक्वायरमेंट का, सही से हमने देखा ही नहीं कितने एम्प्लॉय ओवर बर्डन है, कितने अंडर एम्प्लॉयड है, कितने अंडर बर्डन है. वर्कलोड वर्कफोर्स एनालिसिस नहीं कंडक्ट किया गया, कंपैरिजन नहीं हुआ. तो ये क्या हुआ? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट नहीं फॉलो किया. क्या इसके बाकी के 2 स्टेप्स क्या होते हैं बच्चों? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. ठीक है, ये 2 स्टेप्स हो गए. और इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 में चले जाते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या है वो देखो. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस हो रहा है? फॉर्मल इनफॉर्मल में से बताना है. ठीक है, FM Tech Limited इज वन ऑफ द लीडिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज इन दिल्ली. टू इनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज, जॉब डिस्क्रिप्शन और रूल्स और प्रोसीजर बनाया गया है. ठीक है, रिलेटेड टू वर्क प्रोसेस आर लेड डाउन. बच्चों जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया गया, रूल्स रेगुलेशन बनाया गया. किसकी बात हो रही है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की. किसकी बात हो रही है?
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। द कंपनी स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाउंड्री भी बना दिया गया अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एंड देयर इज सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही बच्चों। स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस, 2 एडवांटेजेस क्या है, सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। उसके बाद हम गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे, कोई भी केओस नहीं होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें बच्चों, ठीक है, 2 लिमिटेशंस। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है बच्चों, एक तो डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि एक कंप्लीट स्कैलर चेन फॉलो करना पड़ता है, जैसे डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले होगा। दूसरा, यहाँ पे एम्प्लॉय के सोशल नीड्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने पे ध्यान दिया जाता है, जिससे एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये तुम लिख सकते हो। जस्ट 1 मिनट ना। माइक ठीक कर लूँ, बस 1 मिनट। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 30। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द कंपनी। कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। स्टेट 2 बेनिफिट्स एंड 2 लिमिटेशंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। डिलिजेंट डेवलपर्स एक वेबसाइट डिजाइन कंपनी है बैंगलोर में, इज अ स्टार्टअप इनिशिएटिव ऑफ मिस्टर मनीराज विच एम्स एट अचीविंग अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10% इन इट्स फर्स्ट ईयर। जिनका एम है 10% का प्रॉफिट मार्जिन रीच करना। मिस्टर मनीराज ने अपॉइंट किया मिस्टर अद्वैत को as a digital marketing head, Mr. Kyanch as the head of backend department and Mr. Nirved head of the graphic designing department। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड। तो यहाँ पे जाहिर सा बात है फंक्शनल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों, फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हर एक काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप्ड अंडर 1 डिपार्टमेंट। फंक्शनल की बात हो गई, ठीक है। सिंस ईच हेड वॉज स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक स्किल्स, देखो सबके स्किल्स स्पेसिफिक है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इट रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी और बेटर कोऑर्डिनेशन, इससे कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ। हाउएवर प्रॉब्लम्स अरोज जब मिस्टर अद्वैत स्टार्टेड कंसीडरिंग ग्रुप ऑब्जेक्टिव सुपीरियर टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, एंड स्टॉप्ड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन विद मिस्टर क्यांच एंड मिस्टर निर्वेद। कंपनी हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड वाज अनेबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। बेनिफिट्स क्या है बच्चों की, इससे एक तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आता है, मतलब हम अगर एक ही स्किल्स पे काम करते हो तो हम किसी भी काम को अच्छे से स्पेशलाइज तरीके से कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है क्योंकि एक कॉमन फंक्शन का काम उसके कॉमन डिपार्टमेंट में है, मार्केटिंग का मार्केटिंग में, सेल्स का सेल्स में, तो इससे कोऑर्डिनेशन अच्छा हो पाता है। तो ये तुम 2 एडवांटेजेस लिख देना। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें बच्चों, तो देखो लिमिटेशंस तुम्हें यहीं पे दे रहा है कि इन्होंने क्या किया, ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को ज्यादा बड़ा कंसिडर करने लगा एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब मेरा ग्रुप, हम ग्रुप का काम ज्यादा अच्छा मानेंगे। अब जैसे कि मिस्टर अद्वैत किसके काम में थे, डिजिटल मार्केटिंग हेड थे, तो वो सोचने लगे कि मेरा ग्रुप ही बस लीड करे, मुझे ऑर्गेनाइजेशनल गोल से कोई मतलब नहीं। तो मोर स्ट्रेस इज लेड ऑन फंक्शनल मतलब डिपार्टमेंटल गोल एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये पहला डीमेरिट। दूसरा, केओस हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और इससे एफिशिएंसी भी खराब हो सकती है। इट माइट लीड टू डीमोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो ये तुम लिख सकते हो उसमें। Identify the incentive and explain its type, which has been suggested by Mr. Raj Lakshmi to the CEO of the company. Incentive बताना है बच्चों, monetary, financial and non-financial incentives. Also explain any 2 other incentives. अब जो तुम यहाँ ऊपर identify करोगे ना, उससे ही मिलता जुलता 2 और तुम्हें बताना है, ठीक है। Mr. Raj Lakshmi एक human resource consultant firm में काम करती है of manufacturing cosmetics. Mr. Raj Lakshmi is working as a human resource consultant in a firm of manufacturing cosmetics which is facing a problem of high employee turnover. The CEO of company has invited suggestion from her for retaining the talented employees and reducing the employee turnover, ठीक है। उन्होंने suggestions मांगा कि हम कैसे employee turnover कम कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर राज लक्ष्मी ने recommend किया कि good employees को reward करो in a way that it creates a feeling of ownership। बच्चों, मिस्टर राज लक्ष्मी ने क्या बोला कि हमें employees को ऐसे reward करना चाहिए कि एक ownership बने। अब ownership कब बनेगा, जब हम उन्हें अपने कंपनी के स्टॉक्स देंगे। तो यहाँ पे कौन से इंसेंटिव की बात हुई बच्चों, को पार्टनरशिप,
किसके बारे में बात हो रही है? को पार्टनरशिप, जिसको हम स्टॉक ऑप्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑप्शन भी बोलते हैं, क्योंकि हम इन्हें अपनी कंपनी के स्टॉक्स दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ओनर बन जाएंगे कंपनी के अमंग द एम्प्लॉयज, एंड एट द सेम टाइम वो उनको कंट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करेंगे टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तुम्हें इससे ही मिलता जुलता एक सेम टाइप का कुछ बताना है, तो सेम टाइप क्या आ जाएगा बच्चों? पहला तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग हो गया बच्चों तुम्हारा। और सेम टाइप तुम क्या लिख सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा? ठीक है, एक तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि एक तो प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा और हम इन्हें क्या दे सकते हैं वो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड स्टेट 3 incentives, 3 incentives बताओ ऑफर्ड बाय कंपनी इन दी अबव पैरा टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। केशव बैनर्जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है दास नेटवर्क लिमिटेड क्या लीडिंग आईटी कंपनी इन बेंगलुरु। ही बिलीव्स दैट इफ नीड्स एम्प्लॉयज आर टेकन केयर ऑफ, अगर एम्प्लॉय के नीड को हम टेकन केयर करेंगे, द एम्प्लॉयज टेक गुड केयर ऑफ द कस्टमर्स, एम्प्लॉय कस्टमर का अच्छा ध्यान रखेंगे। इन दिस कंपनी वेरियस बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज टू हेल्प देम मीट देयर मेडिकल एंड हाउसिंग नीड्स। बच्चों मेडिकल एंड हाउसिंग नीड्स क्या हो गया तुम्हारा? पर क्यू साइट्स की बात हो रही है, ठीक है। It is also provided benefits like gratuity at the time of their retirement. The employees are provided various opportunities, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इनको ग्रेचुइटी भी दी जा रही है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो ये क्या हो गया? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो पहला हमने क्या आइडेंटिफाई किया? परक्यूसाइड्स, दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। द एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडिंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज टू अटेंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बच्चों किस में आ जाता है तुम्हारा? करियर एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये तुम्हारे 3 तरीके के इंसेंटिव्स यहां क्वेश्चन में दिख रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। कौन सा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के बारे में बात हो रहा है? ऑक्यूपाइंग द पोजिशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड एंड फेमिलराइजिंग द सेलेक्टेड पर्सन टू अदर एम्प्लॉयज विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है बच्चों? तुम्हारी प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। हम एम्प्लॉयज़ को पूरे ऑफिस में मिला रहे हैं, नए एम्प्लॉय को सबके साथ कंडक्ट करवा रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन समझा रहे हैं और उन्हें बोल रहे हैं कि आकर अपना वेकेंट जॉब पोजीशन ले लो, तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग इन हाउस और बाय अलायंस विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर एडवांसमेंट सो दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। हम उनको करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको स्किल सिखा रहे हैं ताकि वो और अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। यहाँ पे किसकी बात हो गई बच्चों? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो तुम्हें बस आइडेंटिफाई करना था। ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली तुम्हारे ना 3 मार्क्स में आते हैं, या तो एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दोगे तो 3 नंबर में ही आते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस डिस्कस्ड अबव टिल द डेट ऑफ वेरिफिकेशन स्टेज, ठीक है। कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस के बारे में बात हो रहा है? वर्फैब वाज अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी फैशनेबल क्लोथिंग। द कंपनी वाज एक्सपैंडिंग एंड नीडेड टू हायर न्यू टैलेंट टू मीट ग्रोइंग डिमांड। न्यू टैलेंट चाहिए ग्रोइंग डिमांड से मिलने के लिए। दे फॉलोड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस टू ब्रिंग इन द बेस्ट कैंडिडेट्स, और उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस अपनाया बेस्ट कैंडिडेट्स को लाने के लिए। द प्रोसेस बिगैन विद इवैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन एलिमिनेटिंग अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स। बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं अनक्वालिफाइड पर्सनल को। तो सबसे पहला तुम्हारा कौन सा स्टेप है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को वेरियस टेस्ट के लिए बोला जा रहा है। तो ये तुम्हारा कौन सा टेस्ट हो गया बच्चों? सिलेक्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट हो गया? सिलेक्शन टेस्ट, ओके। Those who performed well were invited for formal in-depth interviews, और फिर उनको in-depth interviews के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया बच्चों? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट कैंडिडेट्स वर वेरीफाइड बाय कॉन्टैक्टिंग प्रीवियस एम्प्लॉयर्स बिफोर फाइनल सिलेक्शन, और लास्ट में अब उनको वेरीफाई कर रहे हैं तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। क्या हो गया? रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ठीक है। इनका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक भी हो रहा है, ठीक है।
इज इट डन? समझ आया कैसे कैसे कीवर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? विकास, CEO of company, noticed that despite getting big orders, revenues were decreasing. He started monitoring activities closely, took corrective action, hired a cyber expert and identified fraud. The culprit was caught, creating discipline in the organization. कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? ठीक है, उसने सारी चीज देखा, वो क्या कर रहा है? कंट्रोलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? कंट्रोलिंग। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 4 वेज, 4 वेज बताओ कि ये फंक्शन कैसे अच्छा हो सकता है, इंपॉर्टेंस लिख देना। ठीक है, आइडेंटिफाइड ब्रीफली एक्सप्लेन द इंसेंटिव्स बीइंग गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कौन से इंसेंटिव्स दे रहे हैं? सार्थक स्टील सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन टू फर्दर इंप्रूव द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय के मोटिवेशन लेवल को अच्छा करना है थ्रू डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट। अरे वाह, जॉब्स डिजाइन कर रहे हैं जिसमें ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट होगी, एम्प्लॉय जॉब से ही मोटिवेट हो पाए। तो सबसे पहले कौन से इंसेंटिव की बात हो रही है? जॉब इनरिचमेंट। इसमें हम जॉब्स डिजाइन करते हैं विद ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट। ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्टेन स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम। स्टेबिलिटी दे रहे हैं मतलब कि जॉब सिक्योरिटी। स्टेबिलिटी दे रहे हैं मतलब क्या बच्चों? जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, प्रोवाइडिंग फ्रिंज बेनिफिट्स लाइक हाउसिंग, मेडिकल एड। फ्रिंज बेनिफिट्स दे रहे हैं मतलब पर क्यू साइट्स। ठीक है, इन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन लाइन विथ वेरियस इंसेंटिव्स। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन। अब बच्चों इन तीनों को तुम एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, बस ज्यादा नहीं, 2-2 3-3 लाइन ही लिखनी होती है। ओके, What is the role and objectives of financial management for this company? रोल और ऑब्जेक्टिव बताना है बच्चों तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इस कंपनी को लेकर। ठीक है, S Limited is manufacturing steel at its plant in India. It is enjoying a buoyant demand for its products as economic growth is about 7 to 8% and the demand for steel is growing. It is planning to set up a new steel plant to catch the increased demand it is facing. It is estimated that it will require about 5,000 crores to set up and about 500 crores working capital to start न्यू प्लांट। व्हाट इज द रोल? कौन सा रोल है बच्चों? यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एंड करेंट एसेट्स। क्या देख रहे हैं? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एंड करेंट एसेट्स। इसको तुम एक्सप्लेन करना बच्चों। चाहो तो ब्राउनी पॉइंट के लिए एक और एक्स्ट्रा रोल लिख देना। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइज करना। किसका? शेयर होल्डर का। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अच्छे से लिख देती हूँ, पता नहीं चल रहा है। नंबर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों। ठीक है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम कैसे करेंगे? बाय इंश्योरिंग फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। फंड्स को इंश्योर करना जब भी वो रिक्वायर रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें लिखकर आनी है एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन करके। ओके, देखो नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजन टू बी टेकन बाय सुधा। सुधा को कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए? सुधा एक एंटरप्राइज बिजनेस वुमेन है। सुधा इज एन एंटरप्राइजिंग बिजनेस वुमेन हु हैज बीन रनिंग अ पोल्ट्री फार्म फॉर द पास्ट 10 years। ठीक है, पोल्ट्री फार्म रन कर रही है 10 साल से। शी हैज सेव्ड 4 लाख फ्रॉम अ बिजनेस। 4 लाख बिजनेस से उसने सेव किए। शी शेयर्ड विद हर फैमिली हर डिजायर टू यूटिलाइज दिस मनी टू एक्सपैंड हर बिजनेस। उसने अपने फैमिली से बात किया कि उसे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। ठीक है, हर फैमिली मेंबर्स गेव हर डिफरेंट सजेशंस। अलग अलग सजेशन उसे मिले कि एक न्यू मशीनरी ले लो, रिप्लेस कर दो एग्जिस्टिंग वन को, अक्वायर कर लो ऑल टुगेदर न्यू इक्विपमेंट को विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ओपन कर लो न्यू ब्रांच ऑफ द पोल्ट्री फार्म इन अनदर सिटी एंड सो ऑन। उसे बहुत बहुत सारे सजेशंस मिले। सिंस दीज डिसीजंस आर क्रूशियल फॉर अ बिजनेस इन्वॉल्व अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सारे डिसीजंस बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि सब में बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। एंड आर इररिवर्सिबल, और ये सारे इररिवर्सिबल है एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट। सुधा वांट्स टू एनालाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजन। सुधा को एनालाइज करना है सारे एस्पेक्ट्स ऑफ डिसीजंस बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन। कौन कौन से डिसीजन है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो बच्चों कभी भी कहीं पे भी ज़्यादा पैसा लगाना हो, वो इररिवर्सिबल होता हो, तो यहाँ पे कौन से डिसीजन की बात हो रही है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। किसकी बात हो रही है बच्चों? इन्वेस्टमेंट डिसीजन की।
ठीक है, किसकी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली, और फिर तुम्हें फैक्टर्स बताना है। कल ही सिखाया था वन शॉट क्लास में, 9 to चैप्टर 12 की मैंने वन शॉट ली थी, बोला था ना फैक्टर्स रटने पड़ेंगे। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैश फ्लो पोजीशन देखना, रेट ऑफ रिटर्न देखना और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखना। तो तीनों डिसीजन को एक्सप्लेन करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट, X and Y Limited is registered with an authorized capital of 10 crore. The paid up capital of the company is rupees 6 crore. The company was facing shortage of funds. The management of the company decided to raise funds by issue of 1 lakh equity shares of rupees 100 each. The issue was fully subscribed. After this, it was realized that the funds raised were in excess. फंड्स एक्सेस हो गया, हमने तो रेस कर लिए भाई। क्या रेस कर लिया, XY लिमिटेड रजिस्टर्ड है, ऑथोराइज कैपिटल 10 करोड़ का, पेड अप कैपिटल कितना है 6 करोड़। कंपनी को शॉर्टेज हो गया था फंड्स का, मैनेजमेंट ने बोला कि फंड्स रेस करेंगे बाय इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, पूरा पैसा आ गया और बाद में पता चला कि एक्सेस फंड आ गया, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द कॉन्सेप्ट, कभी भी हम गलत अगर यूटिलाइजेशन करें फंड का, फंड ज्यादा आ जाए, ओवर फंडिंग हो जाए या शॉर्टेज हो जाए, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हमें फंड्स को इस तरीके से प्लान करना है कि फंड्स वेस्ट ना हो, शॉर्टेज ना हो, ओवर स्पेंडिंग ना हो, एक सही एडिक्वेट अमाउंट में फंड्स यूटिलाइज हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में तुम एक्सप्लेन कर देना अच्छे से लिखकर और उसके ऑब्जेक्टिव्स बता देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई एंड स्टेट 2 फैक्टर्स दैट वुड अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ पाइनैकल लिमिटेड। 2 फैक्टर बताना है जिससे पाइनैकल लिमिटेड का फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इफेक्ट होगा। मतलब फिक्स्ड कैपिटल के तुम्हें फैक्टर्स बताने हैं, बुक में फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स है ना, वो ही, ठीक है। पाइनैकल लिमिटेड डील्स इन द सेल ऑफ स्टेशनरी एंड ऑफलाइन फर्नीचर। दे सोर्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रेप्यूटेड ब्रांड्स हु गिव देम 4 to 6 months credit. Seeing the demand for electronic items, they are also planning to market these items by opening outlets throughout the India. देखो वो throughout the India ओपन कर रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है बच्चों, किसके बारे में बात हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। तो एक तो फैक्टर तुम्हारा क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। For this, they have decided to join hands with Japanese electronic goods manufacturer। और पाइनैकल लिमिटेड सेल करते हैं स्टेशनरी और ऑफिस फर्नीचर के, दे सोर्स फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम रेप्यूटेड ब्रांड्स। तो कहीं ना कहीं बच्चों दूसरा हमें एक फैक्टर देखने को मिल रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, क्योंकि बच्चों ये एक ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है, इनका ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो तुम्हें देखकर एनालाइज करना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। बिफोर मूविंग अहेड बच्चों, तुम्हारा BST बोर्ड एग्जाम के बाद इट्स ओनली 1 month लेफ्ट फॉर योर CUET एग्जाम्स। और अगर तुम्हें भी बच्चों टॉप कॉलेजेस जैसे कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मिरांडा हाउस, LSR जाना है, तो तुम्हें CUET अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आई नो बोर्ड्स अभी अभी खत्म हो रहे हैं, रेस्ट भी जरूरी है। इसी के लिए हमने तुम्हारे लिए एक ऐसा बैच लॉन्च कर दिया है जिसमें तुम्हें तुम्हारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, चाहे वो डोमेन हो, चाहे GT हो या चाहे लैंग्वेज हो, एक ही बैच में तुम्हें तीनों मिलेंगे और तुम्हारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। डोमेन में तुम्हारा अकाउंट्स, BST, इको, तीनों सब्जेक्ट्स आ गया, अकाउंट्स, BST, इको। जनरल एप्टीट्यूड जो कि बहुत जरूरी है, तुम्हारा चौथा पेपर, और 5वां पेपर लैंग्वेज। तुम्हें पांचों चीज हमारे इस CUET 2026 कॉमर्स बैच में मिल जाएगा, ठीक है। इसकी बच्चों ओरिजिनल MRP जो है वो है 4500 रुपए, बट तुम्हें ये ओरिजिनल MRP पे नहीं करना है क्योंकि अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, और इसके लिए तुम्हें ये बैच सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा 2250 रुपए में, 2249 रुपीज। तुम्हें बस मेरा कूपन फाहिमा 50 लगाना है। क्या लगाना है, मेरा कूपन लगाना है फाहिमा 50। फाहिमा 50 कूपन लगाओगे, तुम्हें ये जो कि पूरा कोर्स है 2250 रुपए में मिल जाएगा, 4500 में। नहीं तो तुम्हारी बहुत सारी सेविंग्स हो जाएगी। डोमेन, GT, लैंग्वेज, तीनों चीज तुम्हें इस एक कोर्स में मिलेगा। तुम्हें लाइव क्लासेस लिए जाएंगे, जो भी बच्चे इस बैच का पार्ट है। ऑलमोस्ट सीट्स फुल हो चुके हैं बच्चों, लास्ट का टाइम बचा है, ये ऑफर बस बोर्ड एग्जाम तक है। तो अगर तुम अभी तक सोच रहे हो CUET कैसे पढ़ेंगे, CUET में फुल मार्क्स कैसे लाएंगे, टॉप कॉलेज कैसे मिलेगा, सो दिस बैच इज द गेट फॉर यू। तुम 1 महीना मस्त हमारे साथ एंजॉय करके लाइव क्लास भी पढ़ो, रिकॉर्डेड क्लास भी तुम्हें मिलेंगी, तुम्हें बहुत सारी चीज मिलेगी इस पूरे बैच में। तुम्हें चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएंगे, टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स दिए जाएंगे बच्चों, रिवीजन शीट्स दिए जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन मटेरियल दिया जाएगा, साथ ही तुम्हें बच्चों यहाँ पे मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। सो तुम्हें बस इस बैच को लेना है, बाकी पूरी जिम्मेदारी हमारी, तुम CUET के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। तुम्हारे बेस्ट
भैया और दीदी मिलकर, तुम्हारे बेस्ट एजुकेटर्स मिलकर तुम्हें पढ़ाएंगे और इतने कम प्राइस में बच्चों तुम्हें सब चीज़ मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारी डिटेल्स चेक करो। कोड क्या लगाना है, FAIMA50, और सब कुछ मिल जाएगा 2249 में। ये पैसा पे नहीं करना है, लेकिन ये वैलिड है सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक। इसके बाद तुम्हें ये सब कुछ ओरिजिनल MRP पे मिलने लगेगी। सो मेक श्योर यू आर नॉट लिविंग बिहाइंड, और तुम इस बैच में आज के आज ही एनरोल करो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, मूविंग टू आवर क्वेश्चन बच्चों, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तुमसे बोल रहा है, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI ऑफ अ कंपनी रेंजेस बिटवीन 10 to 12% फॉर द पास्ट 3 years। तो ROI कितना दिया हुआ है बच्चों, 10 से 12%। ठीक है, टू फाइनेंस इट फ्यूचर फिक्स्ड कैपिटल नीड्स इट हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब उसे डेप्थ बोरो करना है, डेट्स बोरो करना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है। ठीक है, विच सोर्स ऑफ डेट्स, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज बेटर, क्या बेटर रहेगा, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट या 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब मैं कल तुम्हें पढ़ा रही थी, मैंने तुम्हें क्या बोला कि कंपनी प्रॉफिट में तभी रहेगी जब उसका ROI इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, ROI कितना है, 10 से 12%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इससे कम होना चाहिए, तो हम ऑप्शन ए 9% सेलेक्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, ऑल्सो स्टेट द कॉन्सेप्ट बीइंग यूज्ड इन टेकिंग द डिसीजन। ठीक है, हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ऑप्शन ए, इससे हमारा क्या होगा, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, और ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फाइनेंशियल लेवरेज भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो ये क्या क्वेश्चन है देखते हैं। शो द वर्किंग, कुछ वर्किंग करना है। वेदांश लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर एक्सपेंशन पर्पस। द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल फंड्स ऑफ 5 लाख। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स फॉर रेजिंग फंड। ऑल्टरनेटिव 1 क्या है, 5000 इक्विटी शेयर 100 का ईच, इशू ऑफ 10% डिबेंचर 5 लाख का ईच। कंपनी रिप्रेजेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबिट है 4 लाख का बच्चों। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम आफ्टर एक्सपेंशन। हम एज्यूम कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न सेम होना चाहिए एक्सपेंशन के बाद भी। कौन सा ऑल्टरनेटिव, इन दोनों में कौन सा ऑल्टरनेटिव हमें चुनना चाहिए कि हमारा रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो पाए इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। टैक्स रेट 50% है, तो अगर हम अपना फॉर्मूला लगाए बच्चों, तो 4 लाख का हमारा ईबिट है। 4 लाख को अगर हम डिवाइड करेंगे अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल से, 10 लाख से, 10 लाख से डिवाइड करेंगे इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 40%। ठीक है, 40% हमारा क्या आ गया बच्चों, ROI। 40% हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया, और हमारा रेट कितना है बच्चों, 10%। ठीक है, रेट है 10%, तो जाहिर सा बात है बच्चों कि हमारा ROI क्या है, ROI इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दिस इज प्रॉफिटेबल, इट इज प्रॉफिटेबल बच्चों। ठीक है, सो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो इससे क्या होगा बच्चों कि अगर हम डेप्ट्स बोरो करेंगे तो हमारा क्या होगा, EPS, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेकेंड ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द मार्केट इन विच द कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेडेड। मैं तो अगर ये नहीं पढ़ूँ तो मुझे ऐसे भी पता है कौन से मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज बेची जाती है, सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट, इसको हम और क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। और न्यू सिक्योरिटीज कहाँ बेची जाती है बच्चों, प्राइमरी मार्केट में। नेम द मार्केट थ्रू विच द कंपनी वांट्स टू रेज इट्स कैपिटल 200 करोड़ फॉर इट्स न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस के लिए बच्चों क्या आ जाता है, प्राइमरी मार्केट। तो बहुत सारे क्वेश्चन में अगर तुम केस नहीं भी पढ़ोगे तो तुम मीनिंग से ही बता सकते हो। तो प्राइमरी मार्केट हो गया। डिस्टिंग्विश करना है तुम्हें ए और बी में ऑन द बेसिस ऑफ एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, तुम्हें सेकेंडरी और प्राइमरी में डिस्टिंग्विश करना है। अगर तुम केस पढ़ोगे भी तो सेम ही चीज है। हितेश लिमिटेड एक वेल नोन कंपनी है सीमेंट इंडस्ट्री का सिंस 1999 द कंपनी हैज एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 100 करोड़ एंड इट इज लिस्टेड विद अ रेप्यूटेड स्टॉक एक्सचेंज। द वैल्यू ऑफ इट शेयर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर सीमेंट। नाउ द कंपनी वांट्स टू एंटर इनटू कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फॉर दिस इट रिक्वायर्स 200 करोड़। द फाइनेंस मैनेजर of the company decided to raise this capital by public issue। और उसके ऊपर तुम्हें ये 3 चीज दे दिया। ठीक है, तो तुम इजीली बता सकते हो अगर तुम्हें मीनिंग्स याद हो तो। ठीक है,
विच ग्रेवियंस रिड्रेसल एजेंसी हैज अनुज अप्रोच, ठीक है देखते हैं क्वेश्चन क्या। अनुज आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एसएस डेवलपर को उसने पे किया एडवांस 2 करोड़ का टू बिल्ड अ लाविश हाउस फॉर हिम, ठीक है। दे प्रॉमिस टू डिलीवर द प्रॉपर्टी विद इन 18 मंथ्स, और उन्होंने बोला था हम तुम्हें 18 महीने में प्रॉपर्टी दे देंगे। एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स अनुज ने आस्क किया फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी मेनी टाइम्स, बट जो डेवलपर था एसएस डेवलपर वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। अनुज ने रियलाइज किया कि एसएस डेवलपर कोई पोजीशन में ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी दे पाए। अनुज ने उसको बोला कि मेरे पैसे वापस करो विद इंटरेस्ट, विच एसएस डेवलपर रिफ्यूज्ड। एसएस डेवलपर इसके लिए नहीं माना। अनुज ने अप्रोच किया कंज्यूमर कोर्ट को, अनुज ने कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच किया। तो बच्चों देखो 2 करोड़ रुपए की बात हो रही है। लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ एंड लेस देन 1 करोड़ किस में आता है? डिस्ट्रिक्ट में। मोर देन 1 करोड़ लेस देन 10 करोड़ किस में आता है बच्चों? स्टेट कमीशन। तो अनुज कहाँ पे जाएगा? अनुज जाएगा स्टेट कमीशन में। किसमें जाएगा? स्टेट कमीशन में। स्टेट यानी 3 रिलीफ्स। अनुज को क्या 3 रिलीफ्स मिलने चाहिए? रिफंड होना चाहिए, कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, ऐसे फ्रॉड लोगों के बारे में मतलब चीज़ें होनी चाहिए, केस होना चाहिए। तो रिलीफ्स में तुम लिख सकते हो रिफंड ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। और सर्विसेज को वापस से वो करना चाहिए, उसे रिफंड मिलना चाहिए, ठीक है, उसे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम हुई है वो सारी रिलीफ्स तुम 2-3 रिलीफ्स लिख सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट इज सैटिस्फाइड विद द कंप्लेंट, ठीक है, तो तुम रिलीव्स लिख देना। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शन एंड इट्स टाइप्स परफॉर्म्ड बाय सेबी इन द अबव केस। कौन सा सेबी का फंक्शन ऊपर बताया गया? एबीसी लिमिटेड ने इशू किया था प्रोस्पेक्टस फॉर द सब्सक्रिप्शंस ऑफ इट शेयर्स फॉर ₹500 करोड़ इन 2008। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 20 टाइम्स। द कंपनी इशूड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस। कंपनी ने क्या किया? प्रो राटा बेसिस पे शेयर्स इशू किए। लेटर सेबी इंस्पेक्ट करता है कि द प्रोस्पेक्टर्स एंड फाउंड Later, SEBI inspected the prospectus and found some misleading statement about the management of the company in it. और उसने कुछ misleading statement देखा। SEBI ने impose किया penalty 5 करोड़ का, ठीक है, and banned its 3 executive directors for dealing securities। और क्या किया कि इस कंपनी के 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बैन कर दिया फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटी मार्केट फॉर 3 इयर्स। तो 3 साल के लिए बैन कर दिया। तो बेसिकली ये क्या कर रहे थे कि जो भी प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे थे सब्सक्रिप्शन के लिए फॉर इट शेयर्स फॉर ₹500 करोड़ इन 2008। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाई 20 टाइम्स। 20 बार से इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया था। कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए थे प्रो राटा बेसिस में। बाद में सेबी को पता चला। तो कौन से फंक्शन की बात हो रही है बच्चों? प्रोटेक्टिव फंक्शंस की। किसकी बात हो रही है? प्रोटेक्टिव फंक्शंस की। ये जो भी माल प्रैक्टिस हो रहा था प्रोटेक्टिव फंक्शंस की बात हो रही है, ठीक है, और तुम इसके बारे में लिख सकते हो 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इन कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव लाइंस। मार्केटिंग मिक्स, कौन सा मार्केटिंग मिक्स आ रहा है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, क्या? Traditional trade or kirana stores constitute 90% of the FMCG fast-moving consumer goods business in India. HUL is the market leader in FMCG with over 60 lakh outlets. According to industry estimates, Patanjali products are currently available in 2 lakh traditional retail outlets. Availability of the product is the single largest driver of FMCG sales. जो कि तुम्हारा availability है वो single largest क्या है बच्चों? Availability of the product is the single largest driver. Single largest driver है FMCG sales का. Shopper research suggests that 30 to 40% consumer shift preference if their favorite brand is not available at the store. ये पता चलता है कि अगर इनका फेवरेट ब्रांड नहीं मिलता है तो कंज्यूमर शिफ्ट कर जाते हैं। एक लाइन यहाँ पे देखने की ये है बच्चों कि HUL मार्केट प्लेस है FMCG का विद ओवर 60 लाख आउटलेट्स। बच्चों 60 लाख आउटलेट्स है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, पतंजलि प्रोडक्ट्स आर करेंटली अवेलेबल इन 2 लाख। पतंजलि प्रोडक्ट 2 लाख ट्रेडिशनल आउटलेट्स में अवेलेबल है। तो कौन से कंपोनेंट की बात हो रही है बच्चों? प्लेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि देखो पतंजलि कहीं पे बना, आज 2 लाख रिटेल आउटलेट में अवेलेबल है। तो किसके वजह से हो पाया? या प्लेस मिक्स की वजह से, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की वजह से, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। स्टेट द 2 मेन डिसीजन। कौन कौन से 2 मेन डिसीजन होते हैं इस मिक्स को लेकर? टू द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। सबसे पहला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? क्या होगा बच्चों? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? और दूसरा बच्चों, दूसरा क्या होता है तुम्हारा? फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। नेम द टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अडॉप्टेड बाय HUL। और HUL ने क्या अडॉप्ट किया? HUL ने इनडायरेक्ट चैनल अडॉप्ट किया है। क्या अडॉप्ट किया है? इनडायरेक्ट चैनल। ये तो मैं ऐसे भी तो सोच सकते हो ना, पतंजलि प्रोडक्ट्स इनडायरेक्ट चैनल के ही थ्रू होती है। और इसमें 2 लेवल चैनल बच्चों, 2 लेवल
टू लेवल चैनल, इसका मतलब पहले मैन्युफैक्चरर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलोसफी इन्वॉल्व्ड इन द अबव केस। एक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स। कंपनी सर्वेड द मार्केट एंड फाउंडेड कस्टमर्स नीड अ कार जो कि इको फ्रेंडली फ्यूल पे रन करे इंस्टेड ऑफ पेट्रोल और डीजल, ठीक है। कीपिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर एज वेल एज सोसाइटल, इथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। आधा ही पढ़ के समझ आ गया किसके बारे में बात हो रही है? सोसाइटल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ एथिकल, इकोलॉजिकल और हम अपना इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें भी देख रहे हैं, ठीक है। द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू मॉडल ऑफ कार दैट रन्स ऑन बायोडीजल। द लॉन्च इवेंट वाज कवर्ड बाय टॉप न्यूज चैनल। टॉप न्यूज चैनल और न्यूज पेपर्स में ये चीज आया। दिस वॉज डन टू डिसएमिनेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कार एंड बिल्ड गुडविल ऑफ द कंपनी। देखो, कंपनी के बारे में हम गुडविल बना रहे हैं, पब्लिक रिलेशन अच्छा कर रहे हैं, तो तुमसे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल। कौन सा कम्युनिकेशन टूल बच्चों यूज किया गया? पब्लिक रिलेशन। गुडविल अच्छा कर रहे हैं, न्यूज लेटर में छपवा रहे हैं, तो क्या हुआ? पब्लिक रिलेशन हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंड्स दैट इट इज इम्पेरेटिव टू मैनेज पब्लिक ओपिनियन एंड कंपनीज रिलेशन विद द पब्लिक ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमें पब्लिक का ओपिनियन चाहिए, अपने कंपनी के रिलेशन को पब्लिक के साथ अच्छा करने के लिए रेगुलर बेसिस पे। एक्सप्लेन एनी टू अदर प्रमोशनल टूल्स। दो अलग प्रमोशनल टूल्स बताना है, तो तुम एडवर्टाइजिंग लिख सकते हो, एडवर्टाइजिंग लिख सकते हो, सेल्स प्रमोशन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वट एवर यू फील लाइक। सेल्स प्रमोशन दैट कैन बी यूज बाई एक्स लिमिटेड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, स्टेट 3 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज डिस्कस्ड इन ग्राहक शक्ति। बच्चों बहुत ईजी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंस लिखने हैं तुम्हें, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। मैं बस तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइन कर देती हूँ, अंडरलाइन। ग्राहक शक्ति एक एनजीओ है, ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप टू डिस्कस वेरियस इशूज। डिस्कस कर रहे हैं वेरियस इशूज रिलेटिंग टू कंज्यूमर। During the discussion, one of the members drew attention towards exploitation of consumer due to defective and unsafe products. Consumer का exploitation हो रहा है, एक आंसर तो यहीं से मिल गया, exploitation of consumer, ठीक है। Adulteration, black marketing और hoarding हो रहा है। To this, another member argued that consumers themselves are responsible as they do not raise collective voice, ठीक है। कंज्यूमर खुद भी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो कलेक्टिव वॉइस रेज नहीं करे। तो दूसरा क्या हो गया? अनएडुकेटेड कंज्यूमर्स। द चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इट वाज आल्सो द ड्यूटी ऑफ बिजनेसमैन टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। बिजनेसमैन का भी ड्यूटी है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसमैन, तो ये 3 इंपॉर्टेंस तुम लिख सकते हो। मैंने तो आंसर बता ही दिया, बाकी तुम्हारे ऊपर है। Himesh, after completing his graduation, started working with a multinational company in Delhi, but due to ill health of his parents, he has to go back to his village. There he noticed that villagers were literate. Villagers पढ़े लिखे हैं, but ignorant about their rights. उन्हें rights के बारे में नहीं पता. Many vegetable vendors were using stones as weights. Stones को वो as a weight के नजर से यूज कर रहे थे to sell their vegetables. Some shopkeepers were selling food items without having FPO mark. बहुत लोग के पास क्वालिटी मार्क नहीं है पर वो बेच रहे हैं खाना, ठीक है। विलेजर्स डिड नॉट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद दीज प्रैक्टिसेस, सो टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग विलेजर्स, हिमेश डिसाइडेड टू पब्लिश अ वीकली जर्नल, जागृति, ठीक है। स्टेट द राइट विच हिमेश हैज एक्सरसाइज बाय डूइंग सो। हिमेश क्या कर रहा है? एड्यूकेट कर रहा है विलेजर्स को। तो यहाँ पे क्या हो गया? राइट टू कंज्यूमर एड्यूकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइनली द लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आफ्टर अ लॉन्ग सेशन, बट आई होप तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड ट्रस्ट मी, इतना कर लिया, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। फिर देखो पढ़ते हैं हम लोग। रजनीश परचेज्ड अ 500 ml बॉटल ऑफ फ्रूट जूस फॉर ₹16 अहमदाबाद फ्रॉम अ लोकल स्टोर। वाइल कंज्यूमिंग इट ही फाउंड एन इंसेक्ट फ्लोटिंग इन इट। उसमें एक कीड़ा चल रहा था। उसने एक लीगल नोटिस भेजा कंपनी को इमीडिएटली एंड डिसाइडेड टू अप्रोच अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसी फॉर अ रिलीफ ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख के रिलीफ के लिए, ठीक है। Which consumer dispute redressal agency did रजनीश अप्रोच? रजनीश कौन सा redressal एजेंसी जाएगा? बच्चों देखो 2 लाख की बात हो रही है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, लेस देन 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट कमीशन ये जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा की बात होती, 10 करोड़ से कम की तो स्टेट, 10 करोड़ के ऊपर की तो क्या आ जाता है? नेशनल। उसके बाद बच्चों, इफ रजनीश इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ अबव एजेंसी, वेयर कैन ही अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर एंड हाउ मेनी डेज? अगर यहाँ से ये
नहीं रहा सेटिस्फाइड तो फिर ये कहा जाएगा बच्चों, फिर ये कहा जाएगा स्टेट कमीशन। कहा जाएगा स्टेट कमीशन। कितने दिन में? 45 डेज में। कितने दिन में बच्चों दिख रहा है, मैं उधर लिख रही हूं, कितने दिन में जाएगा बच्चों? 45 डेज में, ठीक है। स्टेट एनी 2 रिलीफ दैट कैन बी ग्रांटेड टू रजनीश इन दी अबव केस। कौन कौन से 2 रिलीफ्स होंगे, ठीक है? विड्रॉल ऑफ हजार्डस गुड, हजार्डस गुड को मार्केट से हटा दो, या तो फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, रिफंड्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिलीफ्स लिख सकते हो, दैट्स इट। और इसी के साथ साथ तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 केस स्टडी क्वेश्चंस खत्म होता है। हम मिलेंगे अब कल की क्लास में जहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर BST बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए। बहुत ज्यादा मत पढ़ाई करना, पेपर इजी आता है, जितना पढ़ा है उस चीज को स्ट्रॉन्ग करना। दिस इज द ओनली थिंग, ओनली एडवाइस जो मैं आपको देना चाहती हूँ। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। साथ कभी खत्म नहीं होगा। कल तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जा रहा है, बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे तुम्हारा कॉलेज सिलेक्शन हो या CUET हो। सो आई वांट कि हम हमेशा लाइफ लॉन्ग जुड़े रहे, और जब तुम बड़े हो जाओ तो मैं तुम्हें भी देखूं, तुम मुझे भी देखो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर ऑल द लव, ऑल द रिस्पेक्ट दैट यू गाइज गेव मी टुडे। वेयर वी आर स्टैंडिंग इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड आई विश एवरी वन ऑफ यू कि तुम सबको BST में 100 out of 100 आएगा।